जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के बायोलॉजी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैव प्रक्रम के टोटल 4 पार्ट थे। जिसमें पहला था पोषण, यानी इंसान भोजन कैसे करता है, छोटी आंत में जाके अवशोषण कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अब दूसरा जो हेडिंग था श्वसन, श्वसन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वसन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिस्पायरेशन। और हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन। श्वसन क्या है, इसका एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तब इसको समझेंगे कि क्या है। देखिए, लिखा है श्वसन के बारे में, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 तथा H2O प्लस ऊर्जा यानी ऊष्मा में उत्पन्न करता है। आप ध्यान से समझिएगा, हम आपको जब पढ़ा रहे थे पोषण, तभी हम आपको बता दिए थे कि हमारे कोशिका में होता क्या है, न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी भी अंग है, हमको माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है, इसीलिए हम बाकी अंग नहीं बना रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर में करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये दो चीज़ों का डिमांड करता है। एक इसको चाहिए ग्लूकोज, एक तो चाहिए इसको ग्लूकोज और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सहायता से ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बना सकता है, वही एनर्जी जो हम चलने फिरने, काम करने और दौड़ने में खर्च करते हैं। यानी जो अभी हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही बनाया गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ये एनर्जी बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है ग्लूकोज, जो हमारे भोजन के टूटने से हमको प्राप्त होता है, तथा दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये हमें श्वसन तंत्र से प्राप्त होता है। आप समझिएगा किस तरह से। तो देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, असल में सारा काम वो कोशिकाएं ही करती हैं और ये पूरा मिल के काम हो रहा है। इसीलिए आपको लगता है कि कोई शरीर काम कर रहा है, बल्कि शरीर से पहले अगर देखेंगे तो बहुत बारीकी से तो सभी कोशिकाएं अपना कार्य कर रही होती हैं। तो कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है और दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। अब इन दो चीज़ों से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना सकता है। अब चलिए ये समझते हैं कि इसमें श्वसन का क्या महत्व है। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से हमारी कोशिका बहुत ज़्यादा छोटी है और उसको डायरेक्ट रोटी का टुकड़ा या दाल चावल नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि ये टुकड़े बड़े हैं और कोशिका इनके हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल की सभी गैसें हमारी नाक के रास्ते अंदर जाती हैं। जबकि गैसें ही नहीं, बल्कि अगर धूल मिट्टी है तो ये सारे कण हवा के साथ ही हमारे नाक के अंदर पहुंचते हैं। और केवल शरीर को यानी माइटोकॉन्ड्रिया में केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यानी बाकी गैसों का अंदर कोई काम नहीं है। तो अब आप समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से जब हम सांस लेते हैं सभी प्रकार की गैसें, धूल मिट्टी नाक के रास्ते अंदर जाता है, तो किसको कहाँ छान के किनारे कर दिया जाता है और कौन है जो लास्ट तक अंदर पहुँच पाता है। तो आपको इतना तो मालूम चल गया होगा कि लास्ट तक केवल ऑक्सीजन ही जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, बाकी किसी गैसों की नहीं। लेकिन वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें हैं, ठीक ना। तो हम जब सांस लेंगे तो सारा गैस अंदर जाएगा और बाहर मतलब कुछ गैस अंदर गया तो बाहर भी आएगा। तो इसीलिए भगवान क्या किए हैं कि हमारे अंदर श्वसन तंत्र लगा दिए हैं। श्वसन तंत्र का मतलब कि सांस को लेने के लिए तो पूरा सारा गैस अंदर जाएगा, लेकिन उसको छान छान के अंदर भेजना है। लास्ट में केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाना चाहिए, बाकी कोई गैस नहीं जाना चाहिए। उसीलिए श्वसन तंत्र लगाया गया है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए जिस माइटोकॉन्ड्रिया का बात अभी हम आपसे कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए ग्लूकोज और एक चाहिए ऑक्सीजन। जैसे ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया को मिल जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि पाचन तंत्र से भी कहता है, आँत से भी कहता है, मतलब यही पाचन तंत्र आँत में ही आ जाता है। तो इनसे ये कहता है कि ये बताओ, तुम लोग जो ग्लूकोज का टुकड़ा दिए हो अभी भी ये बड़ा है, अभी हम इसको और ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं और इसको तोड़ने के बाद ही हम एनर्जी बना पाएंगे। तो पूछा जाता है कि अब क्या चाहिए तुमको, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता ग्लूकोज तो मिल गया है, अब हमको एक चीज़ और चाहिए, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ग्लूकोज मिला रहता है उसको, ऑक्सीजन की सप्लाई हम भेज देते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ग्लूकोज को तोड़ देता है और तोड़ के उससे एनर्जी बना लेता है। चलिए प्रोसेस कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि यही कारण है कि मृत व्यक्ति यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं लेता है। यानी कह सकते हैं हम कि हम सांस इसलिए नहीं लेते हैं कि सांस की आवश्यकता हमारे नाक को है या हमारे फेफड़े को है। जो हम सांस ले रहे हैं इसकी आवश्यकता किसको है, तो सांस इसलिए हम लोग लेते हैं कि हमारे शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है एनर्जी बनाने का काम, और एनर्जी वो तभी बना सकता है जब भोजन किए तो पेट में गया और पेट से ग्लूकोज मान लीजिए अवशोषित होकर
माइटोकांड्रिया के पास पहुंचा और ग्लूकोज पहुंच गया। ग्लूकोज को तोड़ने की एक आवश्यकता होती है एक चीज़ की, जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यानी हम सांस इसीलिए लेते हैं कि ये हमारे सांस द्वारा जो ऑक्सीजन रक्त में, ब्लड में पहुंच रहा है वो माइटोकांड्रिया तक पहुंचे और जो ग्लूकोज मिला था उसको तोड़ने में मदद करे और एनर्जी बना दे। यानी टोटल बात समझ में आ गया। तो बात बस इतना है कि जब हम भोजन किए थे तो हमारे पेट में क्या पहुंचा था? भोजन। अब पचने के बाद यानी तोड़ते तोड़ते बना था ग्लूकोज। ग्लूकोज पहुंचा सभी कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में, और माइटोकांड्रिया एक चीज़ और बोलता है कि हमको ऑक्सीजन जैसे मिल जाएगा हम इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बना देंगे। तो ग्लूकोज तो हम पहुँचा ही दिए हैं सभी माइटोकांड्रिया के पास। अब चलिए ऑक्सीजन कैसे पहुँच रहा है इसको पहुँचाया जाए। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है सबसे पहले श्वसन का समीकरण दे दिया है, तो चलिए समीकरण को समझते चलेंगे कि समीकरण क्या कह रहा है। इसमें देखिए समीकरण बस इतना इसमें है, श्वसन के समीकरण में इसमें लिखा क्या है? सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसका नाम है ग्लूकोज। इसी को कहते हैं ग्लूकोज। जब हम भोजन खूब अच्छा से खा पी के पचा के और जब शरीर में पहुंचाते हैं तो वो भोजन अब ग्लूकोज बन गया होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6 यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं H12O6। यानी ग्लूकोज को जैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, मान लीजिए ग्लूकोज तो हमको पाचन तंत्र से मिल गया, ऑक्सीजन मिल जाता है श्वसन तंत्र से, तो जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है तो बनता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जलवाष्प और प्लस ATP। ATP जो बनता है वो कह सकते हैं कि टोटल यानी कोशिका के अंदर टोटल 38 ATP बनता है, जिस ATP का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो कि अगर हम कह दें कि 5 रुपया क्या है, तो 5 रुपया एक तरह का करेंसी है जिस पैसा को दे के आप कोई सामान ले सकते हैं। उसी तरह से शरीर की जो ऊर्जा है उसको नापने के लिए हम ATP कहते हैं। यानी 4 ATP 10 ATP 20 ATP ये शरीर का जो ऊर्जा होता है हर कोशिका द्वारा बनाने का, उसी को कहा जाता है। तो एक कोशिका में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। उस हिसाब से आप गुणा भाग कर सकते हैं कि शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं तो उनमें कितना ऊर्जा बन रहा होगा। तो यानी क्या समझें, तो इसी को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन। यानी हम जो सांस ले रहे हैं ना, उस सांस का आवश्यकता नाक को भी नहीं है, फेफड़ा को नहीं, उसका आवश्यकता है केवल कोशिका को। और हम सांस इसीलिए लेते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचे? कोशिका तक। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O। H2O का मतलब आप पानी नहीं समझेंगे, यहाँ पे H2O क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो मान लीजिए सभी तरह की गैस गई, लेकिन अंदर फेफड़ा में छनाने के बाद जब खून में केवल ऑक्सीजन पहुंचता है तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ लेता है और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस से बाहर क्या क्या निकलता है? सबसे पहला CO2 गैस। हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे मुंह से कौन सा गैस निकलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा का है इसमें आपका H2O। आप कहेंगे मुंह से पानी तो नहीं निकलता है। पानी नहीं निकलता है लेकिन जल का वाष्प निकलता है, यानी भाप के रूप में पानी आपके शरीर से बाहर निकलता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे ठंडी का दिन आता है तो इंसान शीशा लेके या किसी भी गाड़ी के शीशे पर इसी तरह से फूंक कर और उस पर अपना नाम इस तरह से लिखना चालू करता है, ABC, इस तरह से अपना नाम लिखता रहता है। यानी आप जब जैसे ही आयना हो गया या शीशा हो गया उस पर ऐसे करते हैं, इस तरह करते हैं तो आपके मुंह से कुछ जलवाष्प निकलता है और उतना दूर पानी टाइप में बन जाता है, उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यही चीज़ गर्मियों में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि गर्मी में मौसम इतना ज़्यादा गर्म है कि आपके मुंह से जो भाप निकल रहा है वो पानी टाइप में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है। और उस समय ठंडी में हो कैसे जाता है? टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, आप जो मुँह से भाप निकाल रहे हैं वो धीरे धीरे पानी टाइप में बन जाता है। तो समझ गए? यानी जब हमारे भोजन द्वारा जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकांड्रिया तोड़ता है, यानी ये टूटता है ग्लूकोज, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O और प्लस 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है जो हम डेली लाइफ में अपने कार्य करने में खर्च करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जो श्वसन है वो कितने प्रकार का है। देखिए यहाँ पे श्वसन इसमें लिखा है कि 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? देखिए श्वसन 2 प्रकार का होता है। एगो लिखा ए वाला बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एगो लिखा कोशिकीय श्वसन। एगो है क्या? बाह्य श्वसन, एगो कोशिकीय श्वसन। देखिए हम सांस लिए, ये सांस नाक के रास्ते जाता है सांस नली से होते हुए और फेफड़े में जाके भर जाता है। फेफड़े तक सभी गैसों को जाने की इजाज़त है। समझ गए? जब हम सांस लेंगे और सांस नाक के रास्ते जब जाएगी तो फेफड़े तक सभी गैस जाते हैं और फेफड़े के अंदर एक पहरेदार होता है, ठीक ना। उस पहरेदार का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन के अलावा किसी को भी खून के अंदर नहीं आने देना है, बाकी को वहीं से भगा दो। तो कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो नाक से अंदर तो जरूर जाती हैं, लेकिन जैसे फेफड़ा तक आएगी फेफड़ा उनको उठा के बाहर फेंक देगा, कहेगा भाग जाओ तुम्हारे यहाँ काम नहीं है। जैसे बात समझिएगा, बहुत ऐसा शादी ब्याह होता है जौने में
कोई बुलाए चाहे मत बुलाए, आप बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस शादी में कार्ड लग रहा होगा, कार्ड दिखाइए तब अंदर आइए, वहाँ दिक्कत हो जाता है। क्योंकि वहाँ मान लीजिए मुंह उठा के चले गए और पूछ दिया को किसके किसके शादी में आया, कार्ड दिखाइए, आपको बुलाया भी गया कि नहीं, तब हालत ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से जब सारी गैसें अंदर जाती हैं तो फेफड़ा में उनका चेक इन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम कहाँ गया, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, नाइट्रोजन तुम कहाँ गए, यानी सारी गैसों को फेफड़ा से ही बाहर निकाल देता है। तो आप बताइएगा, नाक से गया फेफड़ा तक सभी हवा, सब गैस फेफड़ा तक गया, आप फेफड़े से वापस बाहर आ गया, तो उसको कहते हैं बाह्य श्वसन। यानी बह रहे भी वापस आ गया, गेटवे पर से घुमा दिया गया, पूरा शरीर के खून में नहीं जा पाया, उसको कहेंगे बाह्य श्वसन। और ऐसा सांस लिया यानी ऐसा गैस जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसको फेफड़ा कहता है एंट्री देता है, तुम आओ तुम्हारा आवश्यकता है, और उसको लेके पूरा खून में मिला देता है। और खून क्या करता है, पूरा उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और कहता है लो माइटोकॉन्ड्रिया, तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, लो ऑक्सीजन और तोड़ दो ग्लूकोज को। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन रक्त में मिला के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। इसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्योंकि जो ऑक्सीजन गया है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, इसलिए उसे कोशिकीय श्वसन कहेंगे। जो बाकी सब इधर उधर का जो गैस है, सब जो फेफड़े पर से भगा दिया जा रहा है, इस सबको बेचारा को बेइज्जती के साथ कहेंगे कि तुम लोग क्या हो, मतलब बिना उपयोगी गैस हो, हमारे लिए उपयोग में नहीं हो। उपयोगी कौन है, केवल ऑक्सीजन है। तो समझ गया। बाह्य श्वसन किसे कहेंगे, तो देखिए इसमें पढ़ भी लीजिए, लिखा है इसमें कि देखिए बाह्य श्वसन क्या होता है, यह श्वसन गैसों यानी O2 और CO2 के आदान प्रदान और गैसीय ऑक्सीजन को शरीर में आना तथा CO2 का बाहर जाना होता है। जैसे समझ गए कि देखिए सांस की आवश्यकता यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसको पहुंचाने के लिए ये पूरा श्वसन तंत्र लगा गया है कि कुछ छनाई यहाँ पर होगा, कुछ छनाई ग्रसनी में होगा, कुछ छनाई फेफड़ा में होगा, और तब छान के अंदर जो जाएगा वो शुद्ध ऑक्सीजन आपको भेजा जाता है। सोचिए अब देखिए किस तरह से, जैसे पाचन में क्या था, कुछ कुचाई पिसाई मुंह में हो रहा था, कुछ कुचाई पिसाई पेट में हो रहा था, तब छोटी आंत में पाचन हो रहा था, तब ना ग्लूकोज बना था, इतना आसानी से नहीं बन गया था। उसी तरह से जो गैसें बाहर वायुमंडल में हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सभी प्रकार की गैसें शरीर में जाती तो हैं, लेकिन फेफड़े तक, उसके आगे एंट्री नहीं है। सीधा लगा था नो एंट्री, CO2 को नॉट अलाउड, बाहर भगाओ, और नाइट्रोजन को बाहर भगाओ। इस तरह से बाकी गैसों को फेफड़े से ही बाहर भगा दिया जाता है। इसको कहते हैं बाह्य श्वसन। इसमें क्या लिखा है कि यह श्वसन यानी बाह्य श्वसन जो होता है वो केवल लंग्स यानी फेफड़े से संपन्न हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखिए अभी समझते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या है, तो देखिए लिखा है सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए सबसे आसान डेफिनेशन है श्वासोच्छ्वास। देखिए सांस अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं। अब श्वासोच्छ्वास सुन के तनी अटपट लगा रहा होगा, आप समझिएगा सांस लेना और सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है, ब्रीदिंग, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। अभी नहीं, खाली सांस लेना नहीं, सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, अंग्रेजी में इसको ब्रीदिंग कहते हैं। यानी इंसान ब्रीदिंग कर रहा है, आप भी सांस ले रहे होंगे, हम भी सांस ले रहे हैं, ठीक, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, आप भी कहिए ब्रीदिंग, हम भी कहें ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें श्वासोच्छ्वास में कि ये कितने प्रकार का होता है। तो समझिए श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है, एक तो क्रिया सांस अंदर जाने की है और एक क्रिया सांस बाहर आने की है। यानी दो क्रियाओं में ये होता है। ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना भरना नहीं होता है, अभी थोड़ा सांस ले लिए छोड़बा नहीं कर रहे हैं, अरे छोड़ेंगे नहीं तब वो मर जाएंगे, और ये है कि सांस छोड़ दिए अब ले ही नहीं रहे तब वो मर जाएंगे। यानी दोनों क्रिया होगा, सांस लेना और छोड़ना, इसी को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। अब श्वासोच्छ्वास में भी दो प्रकार का, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब सांस अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है, और सांस बाहर छोड़ना निःश्वसन। जैसे समझिएगा निःश्वसन 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 निःश्वसन, यानी सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन में क्या होता है, वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनको हम शरीर के यानी फेफड़े में पहुंचाते हैं, अंदर लेते हैं। और निःश्वसन क्या होता है, निःश्वसन को कहते हैं एक्सपायरेशन अंग्रेजी में। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी मात्रा में ही सांस बाहर छोड़ते हैं, बस बदलता क्या है, गैसों का अनुपात। यानी समझिएगा जितना एक आदमी जितना सांस ले रहा है उतना ही ना सांस फिर बाहर छोड़ेगा। तो सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना लगभग बराबर ही होता है, लेकिन गैसों का जो रेशियो है बदल जाता है। यानी कौन सी गैस आपके अंदर गई, कितने परसेंट पे गई, अब बाहर कितना परसेंट पे आ रही, बस ये रेशियो पर बदलेगा, बाकी सांस जितना लिए थे उतने छोड़ेंगे। अब समझिए गैसों का जो अनुपात अभी आपको बता रहे थे वो क्या है, तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, आप समझिएगा। यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं गैसों के बारे में। देखिए
यहाँ पे समझेंगे कि मान लीजिए जो गैस है और दूसरा है निःश्वसन है, निःश्वसन, और तीसरा है निःश्वसन। क्या क्या है? सबसे पहला आप समझेंगे कि गैस क्या है, निःश्वसन कितना होता है, अनिःश्वसन। तो सबसे पहला गैस है मान लीजिए ऑक्सीजन, O2। O2 जो गैस होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में हम बहुत छोटा नहीं पर से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कहीं डाटा बदलता नहीं, इतना रहता है कि वायुमंडल में टोटल 21% क्या है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। बहुत छोटे हम थे तब से पढ़ाया जा रहा है, यानी 6-7 में पढ़ रहे थे तभी भी सुने हैं। अब 4-5 में भी यही सुनाया जाता था कि O2 कितना है, 21%। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तब हम ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 21%। पता नहीं डाटा कब बदलेगा, समझिएगा। 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और बाकी 1% में अदर गैसें हैं। यानी ऑक्सीजन कितना, 21%, नाइट्रोजन कितना, 78%, और 1% में बाकी सभी गैसें आ जाती हैं। तो आप समझिएगा वायुमंडल में, सुनिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब हम सांस लेंगे तो क्या जादू थोड़ा मार के सांस ले रहे हैं, ये बाकी गैस है कोई अंदर मत आइएगा खाली ऑक्सीजन जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सभी गैसें अंदर जाती हैं, बशर्ते कहाँ तक जाएगी, खाली फेफड़ा तक। फेफड़ा में पहरेदार बैठा है पहचानने वाला, वही पहचान करता है कि तुम में से ऑक्सीजन कौन है, तो ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, अब बाकी को यहीं से लौट जाओ। अब सुनिए, तो ऑक्सीजन शरीर में यानी वायुमंडल में है 21%, तो 21% ही ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा। अच्छा, अब कई बच्चों का सवाल है कि बताइए सर, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, हम 2100% ले लेते हैं हम ही नहीं। 21% का मतलब ये हुआ कि आप अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से 21% जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले पा रहे हैं, ठीक ना। अपना पर्सनल ही नहीं, आप दूसरे का 21% ले गो बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो समझिए 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं, लेकिन बाहर जब आता है तो ये मान लीजिए 17% ये बाहर आता है। अब आप कहेंगे कि सर लिए थे ऑक्सीजन 21% सांस लिए थे, तो बाहर जब सांसवा छोड़े हैं तो कहाँ 17% आया है। बाबू यही तो मेन बतिया है कि जब ऑक्सीजन आप पूरा अंदर लिए थे तो पूरा बाहर छोड़ दें, तो मतलब है क्या हुआ अंदर लेने का। ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो खर्च होके आता है, बाकी गैसें जो जाएंगी वो आप कह सकते हैं कि बाहर आ जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन खर्च होकर आता है। बाकी मान लीजिए दूसरा का देखते हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो होता है वो 78% वायुमंडल में है, तो आप अपने हिसाब से नाइट्रोजन को कितना लेते हैं, 78% लेते हैं, और बाहर आ जाता है 78%। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देखिए, नाइट्रोजन अधिकतम देखा जाता है कि पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी गैस है, पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए। इसीलिए कब वो यूरिया का बोरा देखेंगे तो उस पर लिखा होता है N46%, नाइट्रोजन 46% होता है। पौधों के लिए बहुत आवश्यक गैस है। हम लोग पौधा थोड़े हैं कि हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए। हम लोग के नाक से फेफड़ा तक नाइट्रोजन जाता 78%। हम लोग कहते हैं आया क्यों, पेड़ पौधा के पास जाओ, हम लोग 78% बाहर छोड़ देते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन गया था 78% सांस लेने के दौरान, यानी निःश्वसन के दौरान। अब निःश्वसन हुआ है तब वो बाहर आ गया 78%। अब आता है CO2, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है 0.03%। कितना जाता है, 0.03%। अब बाहर देखिए कितना आ रहा है, 4.03%। आप कहेंगे चार को बढ़ कैसे गया, तो समझिए, जब ऑक्सीजनवा अंदर गया था 21%, तो बन गया 17% जब बाहर आ रहा था, तो यानी 4% जो खर्चा हुआ ना, वही ऑक्सीजन 4% खर्चा होके और कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आता है। अब ध्यान से समझिएगा, वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें हैं। जब हम सांस लेंगे तो हर गैस आपके नाक के रास्ते अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन कहाँ तक, लास्ट बॉर्डर है फेफड़ा तक। फेफड़ा तक जब सभी गैसें पहुँच जाती हैं तो उन गैसों को जांच करने वाले पहरेदार का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये जांच कर सकता है कि कौन ऑक्सीजन है और कौन कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है। तो आपका हीमोग्लोबिन रक्त में यानी ब्लड के अंदर जाने का परमिशन केवल एक गैस को देता है, जिसका नाम है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को परमिशन देता है, बाकी गैस को कहता है जैसे आए हैं ना उसी इज्जत से लौट जाइए, तो बाकी बेचारा गैस लौट जाती है। लेकिन ये बढ़ कैसे गया, तो सुनिए, जब सांस लिए थे तो 0.03% क्या था, CO2 आपके फेफड़ा में गया था। तो जब फेफड़ा में CO2 आ जाता है तो कहता है हीमोग्लोबिन तुम रुक जा, तुम अपने भैया को लेके जाओ, यानी किसको, यानी जो अंदरवा 21% से 17% हुआ है, ऑक्सीजन खर्चा हुआ है 4%, वो 4% CO2 बन गया होता है, और CO2 को CO2 के साथ में भेज देता है, कहता अब जाओ तुम दोनों मिलके, दोनों CO2 गैस है। एगो CO2 कौन, जो हम सांस लेके खाली फेफड़ा तक लाए हैं, CO2 यहाँ पे रुका है। एगो CO2 पूरा शरीर से खराब गैस है और निकल के बाहर जाने के लिए आया है। तो ये 4% 0.03% मिल के 4.03% जो CO2 है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इससे क्या समझें कि जब सांस लिए थे तो सभी गैस अंदर गया था अपने अपने अनुपात में, रेशियो में, लेकिन जब निकला तो रेशियो कुछ बदल गया। जैसे ऑक्सीजन का रेशियो गया था 21%, लेकिन बाहर आया 17%, क्योंकि 4% जो ऑक्सीजन है वो आपके शरीर के
जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब एनर्जी बनाने के लिए वो 4% ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिए। आज जैसे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिए वो ऑक्सीजन आप CO2 का रूप ले लिया। क्योंकि आप पढ़े भी हैं, अभी एक समीकरण लिखवाए थे, उसमें क्या दिखाए हैं कि जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं उसको, यानी कोशिका हमारा तोड़ता है, तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O वाष्प के रूप में आप प्लस बनता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऊर्जा बनता है। तो अब समझेंगे कि ऑक्सीजन गया था 21%, बाहर आया 17%, 4% खर्चा हुआ ना, वह 4% CO2 में बढ़ के बाहर आ रहा है। यानी सांस लिए थे CO2 गया था 0.03%, आ गया बाहर कितना 4.03%। इसका मतलब 4% कहाँ से बढ़ा है, ऑक्सीजन जो खर्चा हुआ था वह बन गया CO2, इसलिए बाहर आया है। ठीक ना, ये बना के इसलिए समझाना पड़ा है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंगवा गड़बड़ हो गया है। देखिए इधर उधर 17%, 0.03% है, इसको छोड़िए हटाइए। अब यहाँ समझते हैं मानव का श्वसन मार्ग। हेडिंग क्या है, देखिए मानव जब श्वसन करता है तो वायु यानी हवा जिस जिस मार्ग से होकर जाती है उसे ही श्वसन मार्ग कहते हैं। देखिए भोजन का मार्ग याद है, याद करिए तो 9 मीटर का लंबा जो था, 9 मीटर लंबा पूरा आहार नली था, जिसको 32 फीट या 9 मीटर कहते हैं। उसमें कैसे कैसे भोजन गया था, पहले भोजन गया था मुख में, उसके बाद गया था भोजन नली में, उसके बाद गया था अमाशय में, उसके बाद गया था छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और तब बाहर निकला था। ये पूरा भोजन नली था, आहार नल था। उसी तरह से जब सांस लेते हैं तो सांस जिन जिन रास्तों से होकर गुजरता है उसी रास्तों को हम कहते हैं श्वसन मार्ग, सांस के जाने का रास्ता। अब सबसे पहले समझिएगा कि सांस जाता कहाँ है, कि जब हम सांस लेते हैं, देखिए सांस लिए, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे आसपास की सभी गैसें यानी सभी जो हवा है वो सारी हवा में जो भी धूल मिट्टी वायरस बैक्टीरिया सारा है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सब अंदर जाता है, क्योंकि शक्ति तो है नहीं बाहर कि कुछ छान के जाएगा। तो पहले जब सांस लेंगे तो सारा धूल मिट्टी सब अंदर जाएगा, धुआं हो रहा है, चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस, हवा में जो भी मौजूद है, जब आप सांस लेते हैं तो सब आपके नाक के रास्ते अंदर जाने का प्रयास करता है। अब बात यह आता है, देखिए किस तरह से कहाँ कहाँ सबसे पहले जो सांस जाता है वो नाक का दो छेद दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं नासा छिद्र। नाक के छेद को देखिए, नाक को नासा, पता नहीं झूठे नाक का छिद्र कह देते हैं और आसान रहता है। तो पहले समझिएगा नाक के छिद्र में हवा जाता है, आप मुंह से सांस भी ले सकते हैं, मुंह से भी नाक से भी, समझ गए। तो समझिए जब हम सबसे पहले सांस लेते हैं तो सांस का पहला मार्ग जो पहला पॉइंट है वो नासा छिद्र है, नाक के छिद्र है। जब सांस अंदर जाता है तो नाक में पाए जाते हैं छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ऐसे धूल के कण हैं या गंदगी है जो सांस लेने के दौरान नाक के रास्ते जाने का प्रयास करते हैं अंदर, लेकिन अंदर ही बताइए धूल का काम है, धूल का कोई काम नहीं है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो कब नाक में इस तरह से उंगली डाल के देखिएगा, अंदर वहाँ चिपचिपा टाइप में रहेगा, गीला गीला। अभी मत कहिएगा पोटा वोटा है, पोटा नहीं है। सर्दी आपको हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जब आप नाक में उंगली डाल के देखें ना तो चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसे कहते हैं म्यूकस। तो जब हम सांस लेते हैं तो जितना भी धूल मिट्टी है वो सब नाक के इस बाल में भी चिपक जाते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं तो जाके म्यूकस में चिपक जाते हैं। तो वही बाद में इंसान नेकटी की तरह से इसे खाली टाइम में इसे निकालता रहता है। छोटका बच्चा को एक नंबर काम करते हैं सब, एकदम स्वच्छ भारत अभियान निकाल के कुल खा जाते हैं लेकिन बड़े लोगों में भी देखा जाता है कि लोग निकाल उकाल के इधर उधर पोंछना चालू कर देते हैं। तो जो नाक में नकटी निकालते हैं ना, वो नकटी असल में सांस के द्वारा जाने वाला धूल का छोटा छोटा कण रहता है जो आपके म्यूकस में जाके चिपक जाता है। तो म्यूकस इसीलिए बनाया गया है कि जितना भी खराब पदार्थ यानी जो धूल के कण है वो यहीं पे रुक जाएं। ठीक, अब यहाँ से नासा छिद्र से जब हवा जाता आगे तो पहुँचता है यहाँ पे, जहाँ हड्डी है ना, जहाँ मारेंगे बहुत दर्द होता है, तो इस हड्डी को कहते हैं नासा कपाट। यानी पहले जो हवा है, जो हवा पहले गया नासा छिद्र में, फिर पहुंचा नासा कपाट में, फिर पहुंचता है ग्रसनी में, उसके बाद जाता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का मतलब जहाँ से आवाज़ निकल रहा है, फिर इसके आगे का पूरा रास्ता पढ़ा जाएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे लिखा है श्वसन मार्ग का जो भाग है दिया है, सबसे पहले दिया है नासा छिद्र, नासा या नसिका छिद्र। नाक का जो छेद है इसी को हम नासा छिद्र कहते हैं। यहाँ से जब चलता है तो नेजल सेप्टम यानी नासा कपाट में ये हवा पहुँचता है, और नासा कपाट के बाद पहुँचता है ग्रसनी में। ग्रसनी गले का एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर भोजन नली और सांस नली दोनों मिला रहता है। और एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हम लोग में सांस लेने वाली नली अलग होती है और भोजन खाने वाली जो नली है अलग होती है, क्योंकि सांस जाता है फेफड़ों में और भोजन जाता है पेट में, तो दोनों का दो नली है। ठीक ना, तो ग्रसनी ऐसा जगह है जहाँ पर सांस नली और भोजन नली दोनों ओपन रहता है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए अगला लिखा है स्वर तंत्र। ग्रसनी को फेरिंग्स कहते हैं और स्वर तंत्र को कंठ भी कहते हैं, जिससे हम आवाज़ देखिए निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं कंठ, वॉइस बॉक्स, और इसी को लैरिंग्स भी कहते हैं। तो देखिए
एक हो गया फायरिंग्स जिसको ग्रसनी कहते हैं, जहाँ पर सांस नली या भोजन नली दोनों मिलल रहता है उसको कहते हैं ग्रसनी। आगे क्या है, इसको स्वर तंत्र या कंठ कहते हैं, कंठ भी कहते हैं, स्वर तंत्र भी कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में लैरिंग्स कहते हैं, ठीक ना। इसी की वजह से आवाज़ निकलता है, जिसका वॉइस बक्सा गड़बड़ खत्म, गूंगा हो जाएगा, उसका आवाज़ नहीं निकलेगा। तो वॉइस बॉक्स क्या किस लिए होता है, आवाज़ निकालने के लिए। अब देखिए आगे लिखा है श्वास नली, यानी ये जो वॉइस बॉक्स है, यानी जहाँ से आवाज़ हमारा निकल रहा है, इस यानी इस स्वर तंत्र के नीचे जो नली गया है, इस नली को हम कहते हैं श्वास नली, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया। श्वास नली क्या कहते हैं, ट्रैकिया। याद करिए भोजन नली को हम कह रहे थे ओइसोफेगस, जैसे खाना खाएं वैसे फेंक दिया पेट में, खाएं वैसे फेंक दिया, ओइसोफेगस यानी भोजन नली। उसी तरह से ट्रैकिया मतलब सांस नली, जैसे सांस लिए ना आदमी सोता तो टर टर करता रहता, तो ट्रैकिया। आदमी सांस कौन नली से लेता है, श्वास नली, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया, टर टर आदमी सांस लेता रहता है। देखिए आगे लिखा है, उसके बाद सांस नली के बाद जो हवा है वो जाता है फेफड़ा में। आप हर जो फेफड़ा होता है, दो फेफड़ा होता है, तो दोनों फेफड़े में छोटे छोटे वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। ये थोड़ा गलती लिख दिया, वायु फोक लिख दिया है, मिस्टेक हो गया है। इसका नाम है वायु कोष्ठक। क्या नाम है, वायु कोष्ठक। तो वायु कोष्ठक में यानी एल्वियोली, अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोली, तो वायु कोष्ठक में पहुंचता है। अब चलिए एक चित्र के माध्यम से हम समझना चालू करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसको नीचे चित्र को दिया है, सात रास्ता आपको दिखाई दिया है, आप समझिएगा। देखिए ये एक व्यक्ति का है नासा द्वार। यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति का नाक है, तो व्यक्ति जब अपने नाक से सांस लेना चालू करता है तो देखिए सांस कहाँ पे है, यहाँ पर। और जब ये मुख गुहा है जो भोजन करना, जब भोजन करता है तो भोजन भी है यहाँ पर। तो ये वही जगह है जहाँ पर भोजन और सांस दोनों आके मिलता है। देखिए इस जगह को पहचान लीजिए, यही है वो जगह जहाँ पर भोजन और सांस दोनों आके मिल जाता है। अब यहाँ से भोजन वाला जो नली है वो इस सांस नली के नीचे पाया जाता है, जो नीचे नीचे कहाँ चल जाता है, यहाँ पे चल जाता है। देखिए नीचे नीचे चल जाएगा अमाशय में, यहाँ पे अमाशय बना दीजिए, तो अमाशय में। अच्छा एक और चीज़ है कि अमाशय यानी जब आप श्वसन तंत्र का चित्र देख रहे हैं तो आपको कहीं भी लीवर, कहीं भी आपको अमाशय, छोटी आंत बड़ी आंत ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। और जब वो पढ़ाए थे तो ये फेफड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। तो बात ये है कि जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो बताइए फेफड़ा दिखाने का कौन मतलब है, इसलिए हटा दिया गया। आज जब श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पचाने वाला काम तो कर ही चुके हैं, तो क्या कर देखेंगे पाचन तंत्र। तो याद रखिएगा पाचन तंत्र यानी जो कह सकते हैं अमाशय, ये सब फेफड़ा से हल्का सा नीचे पाया जाता है पूरा, ठीक ना। ये नीचे पाया जाता है, यानी ऊपर श्वसन तंत्र और नीचे पाचन तंत्र, अब बीचा में एक बॉर्डर की तरह काम करता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या करता है, आपको सांस लेने और छोड़ने में डायफ्राम मदद कराता है, समझ गए। तो डायफ्राम बॉर्डर है, डायफ्राम के नीचे अगर पूछा जाए पाचन तंत्र, डायफ्राम के ऊपर श्वसन तंत्र, यानी डायफ्राम क्या है, बॉर्डर, ऊपर श्वसन तंत्र, नीचे पाचन तंत्र। तो डायफ्राम यहाँ पे इसमें डायफ्राम बनाया है, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो समझिए सबसे पहले जो सांस जाएगा कहाँ पे जाएगा, नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर जाएगा ग्रसनी, फिर जाएगा इसमें देखिए कंठ, कंठ के बाद सांस नली ट्रैकिया, सांस नली के बाद दो ठो एगो एक फेफड़ा में शाखा गया रहता है और एक शाखा गया होता है एक फेफड़ा में, ठीक ना। तो इन दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई। इस जो मेन नली को नहीं, मेन नली को तो हम सांस नली कहेंगे, श्वास नली। और जो मेन नली से दो भाग हुआ है, एक नली एक फेफड़ा में गया है, एक नली एक फेफड़ा में, तो इस नली को हम कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के अंदर भी छोटे छोटे इस तरह से शाखाएं निकली रहती हैं, जिन पर इस तरह से अंगूर के गुच्छे के तरह से छोटे छोटे गुब्बारा जैसे कुपिका बने होते हैं। जो छोटा छोटा नहीं, होली में गुब्बारा खेलते हैं हम लोग, गुब्बारा में रंग फेंक के अब मारते हैं फूट जाता है, तो इसमें भरा होता है, इसी में जाके हवा भरता है। तो समझिएगा इस छोटका छोटका को हम कहते हैं कुपिका, इसको कुपिका भी कहते हैं, वायु कोष्ठक भी कहते हैं और एल्वियोली भी कहते हैं। समझ गए, छोटका वाले जो गुब्बारा की तरह से इसको क्या कहेंगे, कुपिका, वायु कोष्ठक, एल्वियोली। देखिए एक फेफड़ा में मान के चलिए 15 करोड़, लगभग कितना होते हैं, 15 करोड़ कुपिकाएँ पाई जाती हैं एक फेफड़ा में। दूसरकों में कहना है 15 करोड़, यानी मान के चलिए कि 30 करोड़ छोटे छोटे गुब्बारे आपके फेफड़ा में मौजूद हैं। और जैसे सांस लेंगे तो आप पता आपको महसूस होगा कि सीना फूल रहा है, जो सीना या छाती है वो फूल रहा है। काहे फूल रहा है कि जैसे आप सांस लिए वो सारा जो हवा है जाके सभी जो पता है ना 15 करोड़ एक में, 15 करोड़ एक में, यानी 30 करोड़ जो कुपिकाएँ हैं लगभग, उनमें जाके यही हवा यानी हवा भर जाता है और पूरा जो आपका फेफड़ा है वो फूल जाता है। देखिए सांस लेंगे फेफड़ा फूल जाएगा, सांस छोड़ेंगे फेफड़ा पचक जाएगा। तो इन फेफड़ों के अंदर जो कुपिका है उनमें क्या भर जाता है, हवा भर जाता है। तो अब समझिएगा रास्ता को,
सबसे पहले सांस लेंगे किस जगह से, नासा छिद्र यानी नाक के छेद में, और यहाँ से जब सांस आगे बढ़ता तो जाता है नासा कपाट, यानी जो ये हड्डी जैसा संरचना है इसको नासा कपाट कहते हैं। नासा कपाट से जब सांस अंदर जाता है तो एक जगह आता है जिसको हम कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी में भोजन नली और सांस नली दोनों यहाँ पे मिक्स रहता है। उसके बाद अगवा जाने पर सांस नली अलग हो गया, ऊपर ऊपर आ गया, यानी ऊपर क्या है सांस नली, और उसके पीछे क्या है, इस सांस नली के जस्ट पीछे क्या है, भोजन नली चल जाता है अमाशय में। तो सांस नली में जब सांस आ गया, पहले कहाँ पे है, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, कंठ, उसके बाद आता है सांस नली, और सांस नली के बाद आएगा एगो ब्रोंकाई इस फेफड़ा में, एगो ब्रोंकाई इस फेफड़ा में, और ब्रोंकाई के ऊपर छोटा छोटा इस तरह से बना है, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस कहते हैं। तो इस ब्रोंकियोलिस में आता है। अब ब्रोंकियोलिस के बाद किस में चल जाता है, इन छोटे छोटे कुपिकाओं में यही हवा जाके भर जाती है, और हम कह सकते हैं कि सारी जो हवाएं हैं वो हमारे कहाँ तक जाती हैं, कुपिका तक जाती हैं। अब कुपिका पर क्या होता है, तो हर एक कुपिका पर केशिकाओं का जाल होता है। केशिका मतलब धमनी शिरा, जिस तरह से नस सुने हैं उन्हीं का बहुत छोटा रूप, बहुत पतला जो नस होता है। जैसे आँख को कभी इस तरह से देखेंगे आयना, शीशा लेके या आईना लेके, तो आँखिया के अंदर में बहुत पतला पतला नस दिखाई देगा, उसी को हम कहते हैं केशिका। तो इस तरह से कुपिकाओं के ऊपर केशिकाएं रहती हैं। कोशिका मत समझिएगा, केशिका कैपिलरी कहते हैं उसको। तो कुपिका के ऊपर, हर कुपिकाओं के ऊपर केशिकाओं का एक जाल होता है, और केशिकाओं में क्या बह रहा है, ब्लड, केशिकाओं में रक्त बहता है, और रक्त के अंदर बहता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसिया के अंदर है हीमोग्लोबिन। आप कहेंगे बहुत ढेर अंदर हो गया, समझिएगा, हमारे अंदर खून है, खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सुने हैं। तो आरबीसिया के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस बात का पहचान कर सकता है कि कौन सा गैस को हम अंदर जाने देंगे और कौन सा नहीं जाने देंगे। लेकिन दिक्कत का बात ये फंस जाता है, इस हीमोग्लोबिन को ये ट्रेंड किया गया, सिखाया गया है कि तुम केवल ऑक्सीजन को अंदर आने दोगे, बाकी गैसों को फेफड़ा से भगा दोगे। लेकिन ये कबो कबो थेथरी कर जाता है। थेथरी क्या कर जाता है, इसको सख्त परमिशन होता है कि तुम केवल ऑक्सीजन को ही आने दोगे, लेकिन ये कई बार क्या करता है, जब अपने बेस्ट फ्रेंड को देखता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसको कहता है रुक जाओ ऑक्सीजन, तो वहाँ से खास रिश्तेदार हमारा आ गया, तो अपने रिश्तेदार को पहले अंदर भेज देता है। यानी अगर हमारे नाक द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंच गई है, तो हमारा यही हीमोग्लोबिन जो केवल ऑक्सीजन को अंदर आने दे रहा था, बाकी गैसों को भगा दे रहा था, ये सबसे बड़े दुश्मन, यानी हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। बहुत खतरनाक गैस होती है, लेकिन हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको जैसे देखेगा ऑक्सीजनवा को भुला जाता है, कहता नहीं पहले तुम आओ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भेज देता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक ना, यहीं पर ये हीमोग्लोबिन गड़बड़ी करता है, बाकी का मौत बेचारा का ठीक लग रहा है। तो समझ गए, सबसे पहले हवा यानी जो गैस हो जाएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, कंठ, सांस नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, कुपिका। समझ गए, इस तरह से कुपिका में जाता है। और जब सांस छोड़ना होता है तो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ला के इन्हीं कुपिकाओं में छोड़ दिया जाता है, और फिर जैसे जैसे सांस हम छोड़ते हैं सारा गैस बाहर चला गया। यानी सांस लेना और छोड़ना इन कुपिकाओं की मदद से ही होता है। चलिए अब आगे हम और थोड़ा सा इसमें डायफ्राम के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि डायफ्राम बहुत जरूरी है इसको समझना। अब देखिए यहाँ पर जब चित्र देखेंगे इस तरह का, तो देखिए यही हमारा है, ये वाला हिस्सा डायफ्राम। देखिए ये जो बना है इसी को हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है, देखिए जब हम सांस लेते हैं खूब ज़्यादा तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। डायफ्राम जैसे फेफड़ा से यानी फेफड़ा के नीचे आएगा तो फेफड़ा फूलेगा, उसमें हवा भरेगा। और जैसे सांस छोड़ना होता है डायफ्राम इसी तरह धक्का मारता है, और जितना फेफड़ा में हवा है सब हवा नाक के रास्ते बाहर आ जाता है। यानी सांस लेना है तो डायफ्राम नीचे, सांस छोड़ना है तो ऊपर। देखिए रामदेव बाबा करते हैं, देखते ना किस तरह सांस लेते हैं, तो डायफ्राम बार बार नीचे ऊपर होता है। अगर डायफ्राम पे बरियार चोट लग जाए, अगर मान लीजिए खूब बढ़िया उसको दही के मुक्का खींच दिया डायफ्राम पे, तो कई बार क्या होता है डायफ्राम टूट जाता है या डायफ्राम में दिक्कत आ जाती है। तो ना आप अचानक से आप एकदम पूरा आपका सांस लेने की क्रिया रुक जाएगा। डायफ्राम जब ऊपर नीचे नहीं होगा तो ना आप सांस ले पाएंगे ना सांस छोड़ पाएंगे, और उस केस में आप मर जाते हैं। इसीलिए डायफ्राम को बचा के रखिए, बहुत अच्छा चीज़ है बेचारा। तो डायफ्राम ऊपर और नीचे होने से हम सांस अंदर और बाहर छोड़ते हैं, इसी को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे वहाँ कौन होता है, पाचन तंत्र, और डायफ्राम के ऊपर होता है श्वसन तंत्र। तो नीचे क्या है, पाचन तंत्र, ऊपर क्या है, श्वसन तंत्र, बीचवा में बार्डर, क्या नाम है, डायफ्राम। बार्डर का नाम क्या है, डायफ्राम। अब इसमें देखेंगे डायफ्राम में ऊपर डायफ्राम करें, इसमें फेफड़ा के ऊपर पसलियाँ पाई जाती हैं। देखिए पसलियाँ, तो पसली और हड्डी समझिएगा, मजबूत चीज़ को हड्डी कहते हैं और उससे थोड़ा कमजोर हो तो पसली।
जो देखिए जैसे हाथ में क्या है, हड्डी, लेकिन हाथ में हड्डी है क्योंकि हाथ में मजबूती है। जो मेन हड्डी है जैसे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये सब हड्डियां हैं। लेकिन हड्डियों से थोड़ा सा कमजोर जो होता है उसको हम पसली कहते हैं। सीना पर पसली है, 12 जोड़ी पसलियां सीना पर पाई जाती हैं, इन्हीं को हम पसली कहते हैं। बीच में एगो हड्डी होता है स्टर्नम, इसी स्टर्नम पर सब हड्डियां ला के ज्वाइंट करके रखा गया है यानी। और बाकी देखिए इसी को हम कहते हैं पसली। पसली क्या करता है कि इस देखिए सीना के अंदर जो फेफड़ा है या उसके नीचे दिल जो है वो बहुत नाजुक अंग माने जाते हैं शरीर के। आज जितना भी शरीर में नाजुक अंग है भगवान उस पर खूब बढ़िया सिक्योरिटी बना के भेजे हैं। इस फेफड़ा को सबसे पहले प्ल्यूरा नाम की झिल्ली में बंद रखा जाता है कि जब डायफ्राम ऊपर को ऊपर धक्का मारता है कभी नीचे आता है तो बार बार फेफड़ा जो है वो इस हड्डी में रगड़ा के खराब ना हो जाए, यानी घर्षण होकर खराब ना हो जाए। इसलिए एक प्ल्यूरा नाम की झिल्ली होती है फेफड़े की सुरक्षा के लिए। और प्ल्यूरा का भी सुरक्षा करने के लिए एक पूरा पसली लगाया गया है। ये कमजोर हड्डी माना जाता है। इससे भी वो कमजोर हड्डी होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। कान में आप देखेंगे कान को जैसे चाहेंगे वैसे इस तरह से मोड़ के रख देंगे। कान को देखिए, कान को खूब अच्छा से मोड़ के और जैसे छोड़ेंगे फिर अपने आकार में आ जाएगा। यानी कान में अगर हड्डी रहता है तो आप मोड़ तो पाते नहीं। तो कान बना होता है कार्टिलेज का, नरम हड्डी इसको कहते हैं। जैसे बात समझिएगा, हड्डी को हम कहते हैं हड्डी मजबूत होता है, पसली को कहते हैं हड्डी की तरह से है लेकिन कमजोर है, और कान वाले हड्डी को हम नरम हड्डी कहते हैं। ठीक ना। अगर आप देखे होंगे कई लोग मुर्गा या बकरा खाते हैं तो अगर मेन हड्डी आया है तो खाली उसके अंदर का जो है उसको ऐसे लॉलीपॉप की तरह से ऐसे चूस के और उसको फेंक देते हैं। उसके अंदर का हड्डी के अंदर जो मटेरियल होता है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं, उसको चूस के और बाकी हड्डी फेंक देते हैं। लेकिन अगर गलती से थरिया में नरम हड्डी आ गया जैसे कार्टिलेज टाइप में तो चरर मरर करके चबा के खा जाते हैं लोग, समझ गए। तो इसको कहते हैं नरम हड्डी। तो हमारे फेफड़ों की सुरक्षा के लिए क्या इस पे होता है, पसलियाँ होती हैं जो कि इसका सुरक्षा करती हैं। अब चलिए अब आगे अब तेज़ी से पढ़ना है क्योंकि अब जितना डिटेल जानना था वो जान चुके हैं। अच्छा, श्वसन की जो कुपिकाएँ हैं वो इस प्रकार की होती हैं। देखिए ये जो मेन आ रहा था ये था हमारा ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद ये जो अंदर है ये ऊपर ऊपर गया है ब्रोंकियोलस। अब ब्रोंकियोलस के ऊपर ये छोटे छोटे जो लगे हैं इन्हीं को हम कहते हैं कुपिका या वायु कोष्ठक। इसी में जब हम सांस लेते हैं तो हवा आके भर जाता है। तो बताइए तो एक फेफड़ा में कितना कुपिका, तो लगभग 15 करोड़, इसमें लगभग 15 करोड़ यानी 30 करोड़ के आसपास जो कुपिकाएँ होती हैं हमारे फेफड़े में पाई जाती हैं। अब समझिएगा जो सातों पढ़े थे अब सातों के बारे में पढ़ना है कि 7 जो था कि कैसे कैसे किस रास्ते से यानी किस मार्ग से सांस अंदर जा रहा है। सबसे पहला है नासा छिद्र। नाक के छेद को हम कहते हैं नासा छिद्र। सबसे पहले जो जाता है हवा और नासा छिद्र से होके जाता है। देखिए लिखा है वायु प्रवेश करती है, नासा छिद्र में वायु प्रवेश करती है। नासा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं यानी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। यानी जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं ठीक और धूल के कण है जो वायुमंडल में है, जब आप सांस लेंगे तो सांस के साथ वो भी अंदर जाएंगे। तो ये नाक के बाल और जो चिपचिपा पदार्थ म्यूकस था ये इसको रोकने में सहायता करता है। अच्छा, दूसरा देखिए इसमें लिखा है नासा कपाट। नासा कपाट में लिखा है कि यह नाक का पिछला भाग है। बताएं हैं कि जिसमें हड्डी है तो नाक का पिछला भाग, अगला भाग नासा छिद्र और पिछला नासा कपाट। तो नासा कपाट क्या है, नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, म्यूकस। जो चिपचिपा जैसे आप नाक में कब उंगली डाल के चेक करिए चिपचिपा पदार्थ बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो नासा कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोब होता है। ओल्फैक्टरी लोब क्या करता है, आपको किसी भी चीज़ का सुगंध और दुर्गंध का पता चलवाता है, ठीक ना। जो हमें क्या करता है, सुगंध का एहसास कराता है कि आप क्या चीज़, जैसे नहीं होता है कई लोग खाली सूंघ के बताते हैं अच्छा तो तुम्हारे घर आज मीट बन रहा है, गजब का नाक है। कोई कहता है ओहो लग रहा है तुम्हारे घर आज कुछ बढ़िया पूड़ी सब्जी बन रहा है। क्योंकि नाक जो हमारा होता है वो हजारों तरह के सुगंधों को पहचान कर सकता है। आपको अगर आपका आंख बंद करा दिया जाए, पट्टी बांध दिया जाए आँख पर और आपको गुलाब का फूल ला के आपके नाक के सामने कर दें रख दें, अगर आप कभी भी जीवन में गुलाब का स्मेल जानते होंगे आप तुरंत बिना देखे बता देंगे गुलाब है, ठीक ना। तो इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी लोब। जो नासा कपाट में पाया जाता है ओल्फैक्टरी लोब वो सुगंध को पहचान करने में मदद करता है, ठीक। अब तीसरा का देखिए लिखा है ग्रसनी, फायरिंग्स। ग्रसनी क्या होता है तो बताए थे कि जहाँ पर सांस नली और भोजन नली दोनों जिस जगह पे मिलते हैं उसको हम कहते हैं ग्रसनी। अब देखिए इसमें लिखा है वायु नसिका छिद्रों से ग्रसनी में आती है, इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों गुजरती हैं। यानी ये वह रास्ता है जहाँ पे सांस नली का भी मैचिंग होता है और भोजन नली का भी होता है। चौराहा नहीं सुने हैं, कोनो दूसरे शहर से आ रहा रोड और कोनो इधर शहर से आ रहा रोड, 3-4 तरह का रोड जो आता है 4 तरह का, उसी को चौराहा कहते हैं। तो चौराहा पर चारों रोडवा मिल भर रहा है, वो चारों रोडवा 4 दिशा में गया है। उसी तरह से जो सांस का रास्ता है और भोजन का रास्ता है वो दोनों रास्ता जिस जगह पे मिलता है उसको कहते हैं ग्रसनी यानी फायरिंग्स। अब आगे देखिए लिखा है स्वर तंत्र, इसको कहते हैं लैरिंग्स। अब इसमें लिखा है कि यह ग्रसनी से थोड़ा सा नीचे पाया जाता है और आवाज़ निकालने में सहायता होता है। इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। जेकर वॉइस बॉक्स खराब हो गया उसका आवाज़, अच्छा कई लोगों का गड़बड़ होता है, जैसे कई महिलाएं हैं वॉइस बॉक्स खराब होने की वजह से
है महिला लेकिन आवाज़ फटाफट आता है, क्या है बताइए। कई लोग पुरुष हैं लेकिन कहते हैं क्या है, उन लोग का आवाज़ डाउन हो जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, शुरुआती समय में जब बच्चे रहते हैं यानी नर और मादा जब छोटे उम्र में रहते हैं, बच्चे रहते हैं सब, तो आवाज़ सेम सेम रहता है, आप पहचान नहीं कर पाएंगे कौन लड़की कौन लड़का है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है दोनों के आवाज़ में चेंजिंग आता है। लड़की का आवाज़ पतला होता जाता है यानी पिच हाई होता जाता है, और लड़का में पिच लो होता जाता है यानी मोटा फाटल बाँस जैसे। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन साहब कहते बोला, कौन बनेगा करोड़पति देवियों और सज्जनों, उनका आवाज़ कैसा है, मोटा है। हमारा ये फाटल बाँस से खाना आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको, लेकिन लड़की का बोलती सब क्या है बताइए, आपको कैसा सुनाई दे रहा है, ये आवाज़ है कि नहीं है। देखिए लड़की का आवाज़ अलग टाइप का होता है, लड़का का आवाज़ अलग टाइप का होता है। आई किसके पास होता है, सब स्वर तंत्र का खेल है। कई आर्टिस्ट यानी कलाकार ऐसे हैं जो बहुत अच्छी लड़की का भी आवाज़ निकाल सकते हैं और अच्छे लड़कों का भी आवाज़ निकाल सकते हैं, ठीक। वो किसका खेल है, वॉइस बॉक्स का। उस अपने वॉइस बॉक्स को अच्छा बनाए हैं। आप सुनिएगा, इसमें लिखा है नोट में कि लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब क्या हो गया, स्वर तंत्र, जहाँ से आवाज़ निकल रहा है। लैरिंग्स पर एक कपाट पाया जाता है, ठीक ना, जिससे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं जब हम कुछ निगलने लगते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रहता है तो भोजन सांस नली में चला जाता है, जिससे हमें हिचकी आने लगती है, ठीक। एपिग्लोटिस का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क में एक भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा। मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का ही भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा। अब इसको समझिएगा, जैसे हम आपको बताए हैं कि सांस लेंगे और सांस जब आगे चलता है तो एक जगह पर सांस नली और भोजन नली दोनों एक रहते हैं, उसको ग्रसनी कहते हैं। तो ये बताइए, जब भोजनवा खा रहे हैं तो भोजनवा तो उस रास्ते से होके गुजरेगा ना जहाँ पे ग्रसनी है। तो जब मान लीजिए खूब बढ़िया रोटी और सब्जी आप खा ले रहे हैं इतना ज़्यादा, आ जा उसी जगह ही अटक गया जहाँ से सांसवा अंदर जाना होता है। तो कई बार क्या होता है, भोजन अटक जाता है तरह कहाँ पे, ग्रसनी पे जाके। तो आदमी को समझे ना तो क्या करें, तो आप हमेशा जब भी खाना खाने बैठिए आप पानी ले के बैठिए, क्योंकि पता चला ग्रसनी पर ही जाके भोजन अटक गया तो ना सांस अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ठीक ना, और दिक्कत हो जाएगा, मर जाएंगे। समझ गए, यानी इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए ये जो सांस नली है इसके नीचे होता है भोजन नली, लेकिन अगर हम नीचे बना देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए सांस नली हो गया और ये हो गया मान लीजिए आपका भोजन नली। तो इस जगह पे यानी ग्रसनी पर दोनों एक ही रहते हैं, सांस नली भी और भोजन नली भी। तो जब इससे मान लीजिए आप कोनो भोजन खा रहे हैं और भोजन यहीं आके इसे फंस गया, तो अब बताइए, तो सांस लेंगे सांसवा जा पाएगा, सांस नहीं जाएगा सांस नली में। तो होता क्या है, एगो एपिग्लोटिस नाम का झिल्ली लगा रहता है, वो किसको बंद कर देता है, सांस नली को। जैसे भोजन का टुकड़ा आएगा, मान लीजिए भोजन का टुकड़ा आएगा, देखिए अभी दोनों खुला है इस तरह से, ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है। जैसे सांस आता है तो सांस भोजन नली में चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन सांस नली में नहीं जाना चाहिए। ये बताइए फेफड़ा में कोनो पाचन तंत्र नहीं लगा ना कि चावल रोटी आने दो आने दो। जैसे आप भोजन करते हैं और आपका ध्यान थोड़ा भटकता है तो एपिग्लोटिस का काम करना गड़बड़ हो जाता है और भोजन नली में जाने के बजाय सांस नली में एक टुकड़ा जाएगा तो तुरंत फेफड़ा कहेगा कहाँ गए जी, कहाँ गए तुम लोग। तुरंत फेफड़ा खूब ज़्यादा हवा भर के और तुरंत खांसना छींकना या कह सकते हैं इस तरह से चालू करता है। तो उससे क्या होता है कि भोजन नली जो सांस नली में भोजन का टुकड़ा आ गया होता है गलती से, वो बाहर निकल जाता है और उसी की वजह से क्या आता है, हिचकी आता है। तो देखिए भोजन नली और सांस नली के भी यहाँ पे पाया जाता है एगो झिल्ली टाइप रहता है पतला सा, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब भोजन निगलते हैं यानी भोजन अंदर लेते हैं तो ये जो भोजन होता है एपिग्लोटिस वाली झिल्ली से सांस नलिका को बंद कर देता है। अब भोजन सरक जाता है किसमें, भोजन नली में, और सांस नली में जाने से बच जाता है। और वही जब आपका ध्यान गड़बड़ रहेगा, एक हाथ में मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, एक हाथ भोजन कर रहे हैं, तो आपका ध्यान तो कहीं और है, तो एपिग्लोटिस काम गड़बड़ करता है और आपके सांस नली में आपका भोजन जाना चालू करता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि बात करते खाना मत खाइए, बूढ़ो पुरानिया लोग कह गए हैं बाबा लोग, और बाबा लोग गड़बड़ नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। अगर आप बोलते हैं यानी खाना खाते समय बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये भोजन आपके भोजन नली में न जाके गलती से भी अगर सांस नली में चला जाएगा तो मर जाएंगे। अब बहुत से लोग मर गए हैं केवल खाना खाते समय, क्यों, ध्यान कहीं और रहता है। अब भोजन को जाना चाहिए था, भोजन नली में कहाँ चल गया, सांस नली में। अब कहाँ चल गया मनुष्य, दूसरे लोक में चला गया, क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं कि नरक लोक कहते हैं। चलिए एपिग्लोटिस का जो कंट्रोल है किसके पास है, मस्तिष्क के पश्च भाग यानी पश्चिम मस्तिष्क में है, मेडुला ऑब्लंगाटा के पास। अब देखिए श्वास नली को हम कहते हैं ट्रैकिया, टर टर सांस लिया जाता है। तो ट्रैकिया में देखेंगे लिखा है जो गले में स्थित स्वर तंत्र लैरिंग्स को फेफड़ों से जोड़ती है। यानी देखिए है जो स्वर तंत्र तक सांस आ गया था, पहले गया सांस नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, ग्रसनी कौन, जहाँ पे भोजन दिखाई दे रहा होगा उसी अंदरवा को कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आया स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के बाद आता है श्वास नली में, और श्वास नली से 2 शाखाएं निकला है दोनों फेफड़ा में जाने के लिए। तो दोनों
पाइपों से पहले जो मेन पाइप है उस मेन पाइप को कहते हैं श्वास नली। श्वास नली क्या होता है, गले में स्थित है और स्वर तंत्र यानी इस वॉइस बॉक्स को फेफड़ा को जोड़े रखता है, यानी जाने में उसमें सांस जाने में मदद करता है। लिखा है इसमें ट्रेकिया के चारों ओर एक नरम, ट्रेकिया के चारों ओर घुमावदार नरम हड्डी का सुरक्षा परत होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। समझ गए? एक बार चित्र देखिए तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसको देखिए, हाँ जो व्यक्ति मान लीजिए सांस लेना चालू कर रहा है तो इस जो श्वास नली है वहाँ ऊपर एक इस तरह से राउंड राउंड यानी गोल गोल क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है घुमावदार हड्डी जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज होता क्यों है, जैसे मान लीजिए आप से को गुस्सा होकर कोई आ गया और गला इसे दाब दिया, तो गला दाब दिया तो ये स्प्रिंग टाइप में होता है। जब कोई आपका गला दबता है किसी भी कारण से तो ये जो घुमावदार हड्डी है बस यही दब के रह जाता है और आपका जो सांस नली है वो सुरक्षित बच जाता है। आप पता चला सांस नली इसे कोई दबा दिया और दबले रह गया तो आप सांस लेने भी ना मर जाएंगे। इसीलिए भगवान का कहे हैं कि सांस नली जो है उस पर एक गोल रिंग टाइप में घुमावदार हड्डी बना दिए हैं, उसको असल में कार्टिलेज कहते हैं। नरम हड्डी होती है यानी आप हाथ से दबाएंगे दब भी जाएगा, इसको कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज समझ गए? घुमावदार नरम हड्डी का सुरक्षा परत होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ती है, जिसको मतलब कि यहाँ कि दोनों फेफड़ा है तो दोनों में एक पाइप जाएगा कनेक्शन एक मेन लाइन से, जो मेन आ रहा था उसको ट्रेकिया कहते हैं और जो आगे जाकर दो शाखा में बढ़ता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई लेफ्ट वाले फेफड़ा में, एक राइट वाले फेफड़ा में। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। यानी जो ब्रोंकाई आया है वो कई शाखाओं में छोटे छोटे शाखाओं में टूटता है और सभी शाखाओं के ऊपर एक छोटे छोटे कुपिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक ना, छोटे छोटे कुपिकाएँ पाई जाती हैं जो कुपिकाओं के अंदर हवा जाके स्टोर होता है जो हम सांस लेते हैं। तो बात समझिएगा, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हवा आएगा नासा छिद्र यानी नाक के छेद में, फिर नासा कपाट है। ठीक ना, इसको नासा कपाट कहते हैं जहाँ पे म्यूकस रहता है और जहाँ पे हम सुगंध का और दुर्गंध का एहसास कर पाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब से। उसके बाद जाता है ग्रसनी, कंठ, सांस नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, कुपिका। कुपिका एक फेफड़ा में लगभग 15 करोड़ के आसपास होते हैं और इस तरह से हम लोग के फेफड़ा के अंदर कुपिकाओं यानी छोटे छोटे गुब्बारों में सब हवा जाके भर गई है। अब यहाँ से हवा को आगे बढ़ना है। तो आप बताइए अभी तक जितना सांस गया ये बाह्य श्वसन में आएगा क्योंकि अभी अंदर नहीं गया। अब क्या होगा, सभी छोटी छोटी कुपिकाओं के ऊपर एक नसों का जाल पाया जाता है, पतली पतली नसों का, जिसे हम केशिका कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, केशिका। अब इन केशिकाओं में ब्लड बहता रहता है। अब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ये पहचान कर सकता है कि कौन सा आपका ऑक्सीजन है और कौन CO2 है, नाइट्रोजन है। तो बाकी सारे गैसों को वहीं से यानी फेफड़ा यहीं से भगा देता है, कुपिका से आगे भगा देता है कि तुम लोग को अंदर अलाउ नहीं है। ये लोग यहीं से भाग जाते हैं बाहर, सांस छोड़ते हैं बाहर आ जाते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर जाने का परमिशन मिलता है। तो क्योंकि पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए पुरुष क्या है कि दोनों धूप लगे गर्मी हो थोड़ा सा संतुलन बना रहता है। अब महिलाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम पाई जाती है। तो ये बताइए खूब ज़्यादा काम कर रहे हैं, धूप में है तो सांस उतना लेना, एनर्जी बनाना ही है। तो एनर्जी बनाने के लिए देखिए सांस जितना हम लोग लेते हैं उतना महिला सभी ले रही हैं। ठीक ना, जितना जो खून का मात्रा हम लोगों में है महिला में बहुत है तो आधा लीटर कम है, यही ना है, आधा लीटर कम होता है। और लोग कहते हैं कि महिला खून चूसती है पुरुष का इसलिए उसमें आधा लीटर कम दिया गया। भगवान जाने बात, हमसे मत कहिएगा, हमारा दोष नहीं है इसमें, लोग कहते हैं। तो समझिए, तो जैसे महिलाएं सब सांस लेती हैं तो ऑक्सीजन तो पूरा पहुंचता है, लेकिन उनमें जो ऑक्सीजन को लेके और सभी कोशिकाओं तक बांटने वाला जो पोस्टमैन है वो कम पाया जाता है। यानी जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके और सभी कोशिका तक बांट कर लो ऑक्सीजन लो वो बांटने वाला ही कम है। इसलिए महिला में क्या होता है कि जब बहुत धूप लग जाए तो तुरंत धक धक गिर जाएंगी सब बेहोश होके। कई बार बच्चों के स्कूलों में जब प्रेयर होता है ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़की ऐसा प्रेयर कर रही है, ओम जय जगदीश हरे, गायब, तुरंत बेहोश। तो इसलिए ब्रोंकियोलिस और ब्रोंकाई आप समझ गए। आप चलते हैं फेफड़ा में। फेफड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं लंग्स। ठीक ना, अब देखिए फेफड़ा के बारे में लिखा है, यह मानव के वक्ष गुहा। आप याद करिए हम पहले ही क्लास में बताए थे इस तरह से कि खाली जगह को गुहा कहते हैं। मुंह में खाली जगह मुख गुहा, सीना में खाली जगह वक्ष गुहा, पेट में खाली जगह उदर गुहा। तो इसमें क्या लिखा है, यह मानव के वक्ष यानी सीना में वक्ष गुहा में पाया जाता है जिसका आधार डायफ्राम है। डायफ्राम पर ही आपका फेफड़ा टिका होता है। जब डायफ्राम आपके फेफड़ा को धक्का मारेगा तो जितना सांस लेंगे बाहर फेंक देंगे, और जैसे आप सांस भरने जाएंगे डायफ्राम नीचे जाएगा तभी आपका फेफड़ा फिर से सांस में भर पाएगा अपने अंदर। तो लिखा है यह मानव का सबसे मुख्य श्वसन अंग है। यानी नाक क्या है, केवल
गैस को यानी हवा को जाने का रास्ता दे रहा है, नासा का पार्ट रास्ता दे रहा है। बाकी सारे जो नली हैं वो केवल रास्ता दे रही हैं हवा को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हवा को खींच के किसके अंदर भरा जा रहा है, फेफड़ा के अंदर। तो फेफड़ा को हम क्या कहते हैं, श्वसन का मुख्य अंग माना जाता है। अब लिखा है इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़ा की संख्या कितना होती है, 2 होती है। फेफड़ा के ऊपर जितना हमारे शरीर में कमज़ोर पार्ट है या जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान उनको डबल ट्रिपल सुरक्षा में रखे हैं, ठीक ना, उनका व्यवस्था किए हैं। जैसे हम लोग अगर एक मोबाइल खरीद लेते हैं, अब महंगा मोबाइल है तो हम लोग टेम्पर्ड ग्लास लगवा देते हैं कि अगर गिर के हाथ से फुटबो करेगा तो मेन डिस्प्ले जाएगा नहीं, क्या फूटेगा, उसका केवल फूटेगा टेम्पर्ड ग्लास, जो कि आप 100 रुपया में 50 रुपया में आराम से चेंज करा सकते हैं, ठीक ना। अब दुकान उठवाया कर्व वाला में 2-2 250 लग रहा है, तो मान लीजिए तब वो तो ठीक है, 5-6 हज़ार लगने से बढ़िया है तो 250 में आपका टेम्पर ग्लास चेंज हो जाता है। लिखा है इसकी संख्या 2 होती है, जो फेफड़ा है उसकी संख्या कितना होती है, 2 होती है। और फेफड़ा जिस झिल्ली से ढका रहता है उससे हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल झिल्ली या प्लूरा भी कहते हैं। तो दोनों बात एक ही है कि प्लूरा झिल्ली से क्या होता है, दोनों फेफड़े आपके ढके हुए हैं। भगवान शरीर के अंदर जितने भी नाजुक अंग हैं उनको एक झिल्ली के अंदर बंद किए हैं, ताकि डायरेक्ट अगर चोट लगे या कोई दिक्कत हो तो झिल्ली पर आए, न कि उसके मेन ऑर्गन या अंग पर आए। अब इसमें आगे देखेंगे, फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन को मिला देती है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह यानी रक्त का प्रवाह है उसको हम आगे परिवहन में डिटेल पढ़ने वाले हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमारे शरीर का सारा खून जो साफ होता है यानी छाना जाता है, तो छानने का काम किडनी करता है। आपके शरीर में जो कुछ भी खराब पदार्थ है उसको किडनी छान के और टॉयलेट के रास्ते बाहर निकाल देता है शरीर से, लेकिन जो खून सही है यानी अच्छा है उसको उठा के फिर नसों में भेज दिया जाता है। यानी हमारे खून में जितना गंदगी है उस सारी गंदगी की सफाई कौन करती है, किडनी करती है। और जो खून साफ हो गया यानी छना गया, उस खून को शुद्ध करना बाकी था। अब आप कहेंगे काहे, जब वो छान दिया किडनी तो किडनी शुद्ध भी कर दिया होता, लेकिन किडनी क्या कर सकता है, केवल उसमें लिक्विड टाइप पदार्थों को टॉयलेट के रास्ते अलग करा सकती है, जबकि उसमें एक और खराब पदार्थ है जिसको कहते हैं हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको भी मालूम है कि फेफड़ा ही सांस खींचने और वापस छोड़ने का काम कराता है, तो इसीलिए CO2 किडनी में न साफ होकर आता है फिर कहाँ पे, फेफड़ा में। और जब फेफड़ा में CO2 आता है तो CO2 को नाक द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, नाक के रास्ते। जबकि O2 को फेफड़ा क्या करता है, शरीर के सभी मतलब उस खून में जो आया है उसमें मिला देता है, इस तरह से खून शुद्ध हो जाता है। यानी किडनी में खून साफ हो गया और फेफड़ा में आके CO2 भी हट गया और खून क्या हो गया, शुद्ध हो गया। इस तरह से फेफड़े द्वारा क्या होती है, खून की सफाई की जाती है यानी शुद्ध किया जाता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे इसमें वायु कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोली। वायु कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, तो हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिका का मतलब होता है कि गुब्बारा की तरह से दिखने वाली छोटी छोटी होती हैं, और जब हम सांस लेते हैं, मान लीजिए सांस लिए पूरा फेफड़ा फूल गया, तो फेफड़ा फूला कैसे, उस फेफड़ा के अंदर यानी दोनों फेफड़ा के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग में है, एक फेफड़ा में 15 करोड़ कुपिका और एक में 15 करोड़, लगभग 30 से 40 करोड़ कुपिकाएं आपके फेफड़ों में पाई जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस खींचते हैं, तो इन्हीं छोटे छोटे गुब्बारों में जाके ये हवा भर जाता है और वहां से पहचाना जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा कि किस गैस को अंदर जाने दिया जाए और किसको ये फेफड़े से वापस भेज दिया जाए। तो आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पूरी जगह जाने की एंट्री हो जाती है, लेकिन बाकी सारी गैसों को यहीं से कहा दिया जाता है, चलो बाबू चलो भाई तुम्हारा काम खत्म, तो बाकी सारी गैसें फेफड़े से वापस आ जाती हैं। अब चलिए इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कि ब्रोंकियोलिस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है। चलिए एक बार हम आपको ब्रोंकियोलिस दिखा देते हैं। आप देखिए इस चित्र को देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। इंसान के पास देखिए एक फेफड़ा यहाँ पर है और एक फेफड़ा यहाँ पे है, दो फेफड़ा इंसान के पास है। और इसी फेफड़े को जब जूम करके यानी खूब अच्छा से देखेंगे तो दिखाई देगा कि ये जो ब्रोंकियोलिस है इसके सिरे पर छोटी छोटी कुपिकाएँ पाई जा रही हैं गोल गोल। और जब आप सांस लेते हैं ना तो इन्हीं कुपिका में क्या भर जाता है, हवा आके भर जाता है। वो ऑक्सीजन नहीं रहता, वो हवा रहता है। अब हवा में मान लीजिए, हवा में मान लीजिए इसी कुपिका को अगर हम यहाँ बनाएं तो देखिए इसी कुपिका में O2 भी भरा है, CO2 भी भरा है, नाइट्रोजन भी भरा है, ठीक ना। इस तरह की सारी गैसें भरी रहती हैं, लेकिन इस कुपिका से ही वापस कौन गैस जाएगा और इस कुपिका से अंदर शरीर में कौन गैस प्रवेश करेगा, इसका काम ये डिसाइड करता है हीमोग्लोबिन। यही हमारा पहरेदार है। हीमोग्लोबिन कहता भैया O2 तुम आ सकते हो, तुम्हारा स्वागत है। इनको कहता कि रास्ता दिखाएं कि चले जाएंगे, तो इनको भगा देता है। समझ गए, यानी हीमोग्लोबिन पहचान करता है कि ब्लड में किसको मिलाया जाए, ऑक्सीजन को या इन दोनों को। तो ये दोनों तो नालायक हैं, इसीलिए बाहर भगा दिया जाता है। लायक हैं लेकिन हम लोग के लिए लायक नहीं है, और ऑक्सीजन क्या है, हम लोग के लिए लायक है।
इसीलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो कुपिका बना है ना इस तरह से, तो एक फेफड़ा में लगभग 15 करोड़ और एक फेफड़ा में लगभग 15 करोड़, इतना कुपिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। ब्रोंकियोलिस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, वो तो आप देख चुके हैं, जिससे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक, यानी वायु के छोटे छोटे कोष्ठक, गुब्बारे टाइप में जो संरचना है उसे वायु कोष्ठक, अंग्रेजी में एल्वियोली कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय यानी गैसों का एक्सचेंज का कार्य करता है। वायु कोष्ठक में रक्त कोशिकाएं आती हैं तथा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन, जो भी आपको बताया गया है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, होता है, जो वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करके कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। यानी आपको क्या पता चला कि जब हम सांस लेते हैं तो पहले आप याद करिए, सांस लेने को निश्वसन कहते हैं, निश्वसन, सांस छोड़ने को निःश्वसन। तो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो सारी हवा अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद कहाँ भर जाती है, तो देखिए जाने का रास्ता क्या है, नाक का छेद को कहते हैं नासा छिद्र, हड्डी को नासा कपाट, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उसके बाद दोनों फेफड़ों में एक एक नलिका जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई या ब्रोंकियोलिस बाद में कहते हैं। तो उन्हीं की सिराओं पर छोटे छोटे वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। तो जब हम सांस लिए और सभी वायु कोष्ठकों में हवा जाके भर गई, अब वहाँ से होता क्या है कि सभी वायु कोष्ठक, मान लीजिए ये वायु कोष्ठक है, सभी वायु कोष्ठक पर नसों का एक केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं को हम लोग कैपिलरी कहते हैं, तो कैपिलरी पाई जाती हैं। कैपिलरी मान लीजिए जो सबसे पतला नस होता है, ये कह सकते हैं कैपिलरी का मतलब क्या है, इसमें भी आपका खून बहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महीन या पतली होती हैं। जैसे अगर आप शीशा लेके, आईना लेके अगर आँख इस तरह से करके उसमें देखेंगे तो आपकी आँखों में बहुत पतली पतली केशिकाएं दिखाई देती हैं। तो इसी तरह की केशिका इस वायु कोष्ठक पर पाई जाती हैं। तो होता ये है कि सभी केशिकाओं में रक्त बह रहा है, तो रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पहचान कर सकता है कि इसमें O2 कौन है, CO2 कौन है, नाइट्रोजन कौन है। तो ये हीमोग्लोबिन केवल O2 को ले लेता है और इसी रक्त यानी केशिकाओं में मिला देता है, और इन केशिकाओं में जो शरीर से खराब CO2 निकल के आया है, हीमोग्लोबिन इस कुपिका में भर देता है, कहता लो CO2 दे दिया, O2 ले लिया। हीमोग्लोबिन क्या करता है, खून में रह के ही खून का सारा गंदा CO2 कुपिका को देता है, कहता बहरे फेंक आओ, और सारा जो कुपिका के अंदर शुद्ध O2 है उसको अंदर लेके चला जाता है। समझ गए, बस इतना ही खेल है। और सुनिए, और ऑक्सीजन इसलिए लेके जाता है, ऑक्सीजन के वजह से ही जो हम खाना खाए रहते हैं, खाने के बाद यानी पचने के बाद वो ग्लूकोज बन गया होता है, सभी कोशिका में पहुंच गया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है खाली ग्लूकोज से काम नहीं चलने वाला है, हमको ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए सब झाम ताम कर रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन कहाँ पहुँचे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज पहुँचेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना देगा, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका बनता है 36, अब बाकी दूठो बन जाता है कोशिका द्रव्य में। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। निःश्वसन और निःश्वसन तो आप जान ही रहे हैं, अब इसमें समझिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें नोट है कि जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है, वायु कोष्ठक जो आपका छोटा छोटा कुपिका था ना, जब आपका कुपिका जाम हो जाता है तो आपको एक रोग होता है, जिस रोग को हम कहते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को जब लिखने जाएंगे तो स्पेलिंग शुरू होता है पी से, पी न्यूमोनिया कहते हैं उसको। तो न्यूमोनिया रोग तब होता है जब आपका जो वायु कोष्ठक होता है वो जाम हो जाता है। ठीक, दूसरा रोग है टीबी। जब आपके वायु कोष्ठक में छेद हो जाता है तब आपको होगा टीबी। निमोनिया से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों को किसी भी प्रकार से ठंडा लगने से बचाना चाहिए। आप उनको ऐसे जगह रखें जहाँ उनको ठंडा न लगे। अक्सर ये बीमारी निमोनिया वाला ठंडी में ही होती है, उसी समय ये वायु कोष्ठक जाम होते हैं। ठीक, तो आप ठंडी से बच्चों को बचाइए, निमोनिया नहीं होगा। दूसरा जो है टीबी, तो टीबी में ये है, इसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो टीबी में क्या है कि जब आपके वायु कोष्ठक में छेद हो जाएगा तो आपको ये टीबी बीमारी हो जाएगा। तो टीबी में कह सकते हैं लक्षण जैसे दिखे आपको, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, और उसका 8 से 9 महीना लगातार दवाई चलता है, और टीबी का इलाज अब है। पहले समय में टीबी लाइलाज बीमारी था। एगो बहुत बढ़िया राइटर थे जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, बेचारा बहुत ही कम उम्र में इसी रोग के कारण मारे गए थे, ठीक ना, जबकि अब रहते तो बच जाते हैं, ठीक ना। तो टीबी जो रोग है वायु कोष्ठक में छेद होने की वजह से होता है। और तीसरा है, देखिए, जब वायु कोष्ठक पर बलगम बलगम जम जाता है तो उसे दमा रोग कहते हैं। दमा में भी बहुत ज़्यादा आपको खांसी उसी आता है, और ये तब होता है जब आपका जो छोटा छोटा वायु कोष्ठक है उसमें क्या भर जाए, बलगम, सांस लेने में घरघराहट टाइप में होती रहती है, तो ये दिक्कत होता है।
वायु कोष्ठक से रिलेटेड। चलिए अब आगे पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन क्या है, और कोशिकीय श्वसन कहिए या इसी को क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। अब सुनिए, कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन क्या है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं और सांस नाक के रास्ते होते हुए फेफड़े तक जाती है, और फेफड़े से ही जो गैसें फेफड़े से ही वापस आ जाती हैं, ये तो हमको कह सकते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना हो गया, ये फेफड़े तक, यानी इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। लेकिन जो गैस यानी ऑक्सीजन फेफड़े तक तो जा ही रही है, और फेफड़े से अंदर रक्त में मिलकर सभी कोशिकाओं तक घूम रही है, उसको कहते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी, और एनर्जी बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज हमको मिल गया भोजन खाने से पाचन तंत्र द्वारा, और ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया, सांस लिए श्वसन तंत्र द्वारा। तो जो यानी जब हम सांस लेते हैं और यही सांस कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, इसीलिए कहते हैं इसको कोशिकीय श्वसन। आप कोशिकीय श्वसन होता है तभी माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर का एनर्जी बना पाता है, आप उसी एनर्जी से काम कर पाते हैं, ठीक ना। तो इसको कहते हैं आंतरिक श्वसन, क्योंकि अंदर तक गया है, आप कोशिका तक गया, इसलिए कोशिकीय श्वसन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है उसको कहते हैं एटीपी, एटीपी के रूप में लिखा जाता है या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में, भारत देश में क्या है, हम कोई भी चीज़ का जो वैल्यू है वो रुपया में बताते हैं, ये 10 रुपये का है या 100 रुपये का है। लेकिन वही बांग्लादेश में, ठीक ना, बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका है, और वहाँ चलता है टाका। टाका में कहते हैं कि सेव के टाका है, यानी टाका का मतलब के रुपया है। उसी तरह से शरीर का जो एनर्जी है उसको एटीपी में नापते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बन रहा है उसको एटीपी में नापेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियम बन गया 36 एटीपी, और 2 एटीपी बन गया कोशिका द्रव्य में। कोशिकीय श्वसन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय का मतलब होता है कि बिना वायु, अ मतलब बिना, वायवीय का मतलब ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होता है उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। और जो श्वसन यानी जो कह सकते हैं सांस लेना या श्वसन वायु के साथ होता है, यानी वायु उपस्थित होता है, उसे वायवीय कहते हैं। तो अवायवीय पहले समझ लेते हैं, फिर वायवीय को देखेंगे। देखिए लिखा है इसमें कि यह कोशिका द्रव में, यह किस कोशिका द्रव में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक ना। जैसे बीज का अंकुरण, इसका मतलब समझें कि जब आपकी कोशिका में, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोशिका है, कोशिका में ये है आपका न्यूक्लियस है, कोशिका है, ये न्यूक्लियस है। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका है मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहले से ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहले से क्या है, ग्लूकोज है। इसको एक चीज़ चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट पहले माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं आता है, पहले आता ऑक्सीजन कोशिका द्रव में। तो कोशिका द्रव में आने से पहले क्या होता है कि इस कोशिका द्रव में, ये देखिए कोशिका, यही कोशिका क्या है, कोशिका द्रव्य है, ठीक ना। तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के अंदर अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होके, यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन होके इसमें बनता है 2 एटीपी ऊर्जा। क्या ना बना, 2 एटीपी। और जैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो यानी ऑक्सीजन भी हो गया, ग्लूकोज तो था ही, तो ये बनाएगा आपका 36 एटीपी ऊर्जा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 36 2 38 एटीपी, यानी इसी को कहते हैं 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इतना ऊर्जा बनता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है कि कोई भी बीज है, जैसे मान लीजिए आप धान का जो बीज है उसको लेके थोड़ा सा 24 घंटा भिगा के उसको रख दीजिए, ठीक, तो उसमें देखेंगे छोटा छोटा अंकुर निकल आता है। चना को अगर भिगो के रखते हैं 1 दिन 2 दिन, तो उसमें भी क्या निकलता है, अंकुर, सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकलता है। मान लीजिए ये चना है, इस तरह से मतलब अगर भिगो के रखेंगे तो इस तरह से अंकुर निकल आएगा, ठीक। इसी को बाद में ले जाकर इंसान खेत में बुआई कर देता है, ठीक। तो बीज का अंकुरण अवायवीय श्वसन के कारण होता है। जीवाणु तथा ईस्ट में भी अवायवीय श्वसन ही होता है। और इसमें लिखा है कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन परमाणु है उसका जो विघटन होता है, यानी टूटता है पायरुवेट अम्ल में, समझ गए, पायरुवेट अम्ल में। अब पायरुवेट अम्ल कितना है, 3 कार्बन परमाणु वाला है। यानी ग्लूकोज आपका था 6 कार्बन परमाणु, क्योंकि देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अभी बताइए C6 मतलब क्या हो गया, C का मतलब कार्बन का, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, और जबकि पायरुवेट अम्ल होता है 3 कार्बन परमाणु वाला। अब देखिए इसमें आगे लिखा है कि जिसके फलस्वरूप जब अपघटन होता है, यानी टूटता है ग्लूकोज किसमें, पायरुवेट अम्ल में, तो अपघटन के फलस्वरूप 2 एटीपी का ऊर्जा वहीं बन जाता है।
कहाँ पे, कोशिका के लिक्विड यानी द्रव में। लेकिन आगे चल के पायरुवेट अम्ल का विघटन जब बाद में होता है तब क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल का विघटन जब बाद में होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल हो सकता है। अब चलिए इसको पढ़ेंगे और डिटेल में कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन को समझते हैं। देखिए वायवीय के बारे में लिखा है कि वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय का नमूना है अवायवीय, बिना वायु के, और वायुवी का मतलब होता है वायु के उपस्थिति में होने वाला श्वसन। इसमें क्या होता है, इसमें जो पायरुवेट अम्ल है वो पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है और कुल 36 ATP ऊर्जा बन जाता है। तो आपको याद ही है कि भाई पूरा कोशिका में बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जगह पहले से फिक्स नहीं, खाली उसे एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो पहले कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होकर 2 ATP ऊर्जा बनता है और बाद में कोशिका के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होकर 36 ATP ऊर्जा बनता है और दोनों को जोड़ के 38 ATP कह सकते हैं हम। ठीक ना, कि हमारे कोशिकाओं में यानी एक कोशिका में कितना, लगभग मान के चलिए इसमें 38 ATP ऊर्जा बनता है। उसी ऊर्जा से हम बोल पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं और हम लोग चलते फिरते काम करते रहते हैं इसी 38 ATP से। अब आप खुद सोचिए एक शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिका है और सब में 38 से गुणा कराइए, देखिए कितना ATP ऊर्जा बन रहा है। तो देखिए इसमें लिखा है आंतरिक श्वसन यानी कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये साफ बता रहा है कि जो हम सांस लेना और छोड़ना कहते हैं ये बाह्य श्वसन में आ रहा है। जो कोशिका के पास तक पहुंच रहा है उसको हम कोशिकीय श्वसन कहेंगे। उसमें सांस लेना छोड़ना नहीं होता है बल्कि जो आपके अंदर ऑक्सीजन पहुंचा है, ठीक ना, ऑक्सीजन जो पहुंचा है वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया तक और माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोजवा को तोड़ देता है और ग्लूकोजवा को तोड़ने पर क्या बनता है, CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और लास्ट में बनेगा 38 ATP ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का मिला के, कोशिका द्रव में मिला के। और केवल अगर माइटोकॉन्ड्रिया का देखेंगे तो बनता है 36 ATP। अब सुनिए लिखा है ATP का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ATP का नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इस, ठीक ना। और ये विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक होता है। जितना भी धरती पर प्राणी हैं, जिंदा हैं, जी रहे हैं, उनमें ऊर्जा का निर्माण होता है तभी उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो रोज की क्रियाएं हैं वो चल पाती हैं। एक सजीव में आप कह सकते हैं कि इसमें जब तक ATP ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा वो सजीव अपना कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि हर सजीव को भोजन करना आवश्यक है और काम थोड़ा बहुत मान लीजिए अपने हिसाब से जिस लेवल के उस लेवल का काम करते रहते हैं लोग, इसीलिए ATP सभी सजीवों का क्या है, ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अब क्या आगे लिखा है, कभी कभी अधिक भाग दौड़ करने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है। अब सुनिए ध्यान से, होता ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जिसको आर्मी में या पुलिस में जाना है तो बेचारा खूब दौड़ रहा है, खूब दौड़ रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे तो दौड़ने में खर्चा कौन सा एनर्जी होगा, हाथ का ज़्यादा होगा कि पैर का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा पैर का क्योंकि पैर से दौड़ रहा है। तो पैर से जब एनर्जी खर्च होता है तो पैर के माइटोकॉन्ड्रियाओं को यानी जितना कोशिका पैर में है सभी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा एनर्जी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए नाक यहाँ है, फेफड़ा यहाँ है और यहाँ से ऑक्सीजन को भेजना है पैर में। तो होता यह है कि जब तक आपके पैर की कोशिकाओं में एनर्जी बची है, आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ना चालू करते हैं, वो एनर्जी खर्च होना चालू होता है और एक समय ऐसा आता है कि आपको थकावट महसूस होती है। आखिर क्यों, तो सुनिए, जब आपके पैर की एनर्जी खत्म हो गई तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से एनर्जी बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज तो मान लीजिए पहले से रक्त में ब्लड में है वो तो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन ऑक्सीजन को लेके यानी फेफड़ा से पैर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन को बहुत तेज भाग दौड़ करना पड़ता है। जल्दी जल्दी सब उठा के यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ तक और इसमें थोड़ा समय लगता है और समय लगने की वजह से होता क्या है कि जितना जल्दी ऑक्सीजन मात्रा पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इस तरह से हाँफने लगते हैं। क्यों, क्योंकि दौड़ने में हाँफते इसलिए हैं कि आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचाया जाएगा कहाँ पे, पैर की कोशिकाओं तक और यही पहुंचाने में थोड़ा समय लगने लगता है। इसीलिए जो पायरुवेट अम्ल कंप्लीट
टूट रहा था और उससे ऊर्जा यानी एटीपी बन रहा था, अब उसमें अवायवीय श्वसन होना चालू हो जाता है, यानी कंप्लीट उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसीलिए क्या होता है, आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनना चालू हो जाता है और वही लैक्टिक अम्ल हमें थकावट महसूस कराता है। अगर आपकी मांसपेशियों में यानी जहाँ मांस इकट्ठा है, आपके हड्डी में थोड़ा दर्द होगा दौड़ने पर आपका जब एनर्जी खत्म होगा तो आपके कोशिका जहाँ मांसपेशी है वहाँ पे दर्द होगा, न कि आपके हड्डी में दर्द होगा। इसीलिए अगर हम लोग के मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल न बने तो हम लोग को दर्द नहीं होगा। तो बढ़िया कि दर्द होता कि कम से कम पता चलता, आदमी आराम कर लेता है, ठीक ना। और जैसे इंसान आराम करता है ना, हीमोग्लोबिन तो अपना दौड़ रहा है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो जब ले आराम आराम आप करते हैं ना, तब तक माइटोकॉन्ड्रिया का तो जल्दी जल्दी लाओ आराम करो, तब तक हम लोग बना के रेडी कर दें। आप कुछ देर आराम किए फिर दौड़ने का एनर्जी बन जाता है, ठीक ना। तो सुनिए, इसमें यही लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी होता है। लैक्टिक अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। आराम करने पर या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल क्या होता है, विघटित होकर इथेनॉल प्लस जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमको जो दर्द हो रहा था उसमें आराम मिलता है। अब इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी ग्लूकोज का विखंडन किस तरह से होता है। तो देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला, यानी 6C का मतलब होता है 6 कार्बन परमाणु है, और जबकि पायरुवेट अम्ल होता है C3H4O3, ये पायरुवेट अम्ल 3 कार्बन परमाणु है। तो जब ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो पायरुवेट अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। लेकिन वही जो विखंडन है, अब देखिए 3 कंडीशन में विखंडन कराया जाएगा। पहला है कि जब पायरुवेट अम्ल टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन नहीं है और पायरुवेट अम्ल टूट रहा है, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगा। जैसे कि ये सब किस में होता है, ईस्ट में, किण्वन में। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि जो जलेबी वलेबी बनाया जाता है, उसके मैदा को पहले सान के इसी तरह से पूरा मथ के छोड़ दिया जाता है कि उस सड़े, थोड़ा सा फर्मेंटेशन का क्रिया उसमें हो, किण्वन हो, तब जाके वो बन के तैयार होता है। देसी शराब जो बनाया जाता है या और भी जो शराब बनाई जाती है, उनमें भी फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है, यानी सड़ा के शराब बनता है। नहीं सुने हैं, महुआ से भी दारू बन जाता है, फलों के जो रस है उनसे भी आप दारू बना सकते हैं, ठीक ना, या शराब बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में जो कह सकते हैं पायरुवेट अम्ल टूटता है, वो इथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा में बनता है। अब देखिए, ऑक्सीजन का अभाव रहे, यानी ऑक्सीजन एकदम गायब नहीं है, कम है, मात्रा में कम है, तब क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में, और ऊर्जा तो भाई बन ही रहा है। अरे भाई, जब आप ऐसा थोड़े कि थक गए हैं कोई काम कर रहे हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, कमवा होगा, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो बनेगा, तो आपको दर्द होता रहेगा और काम आप जबरदस्ती करते रहेंगे, यानी आप जो काम करें करते रहेंगे, लैक्टिक अम्ल बनना चालू रहेगा। लेकिन जब एक मात्रा में अधिक बन जाएगा तो आपको रुक के आराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बहुत अधिक बन चुका होगा। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जो कोई जिम गईबे नहीं किया, कसरत नहीं किया, एक के दिन जिम में जाके पूरा भौकाल में 10-20 गो 50 गो इस तरह से डंबल उठा लिया, 50 बेर 100 बेर उठा लिया, 20-30 तो पुशअप मार दिया, जानते हैं उसके मांसपेशी में इतना लैक्टिक अम्ल बन गया होता है ना कि 4 दिन 5 दिन नमक पानी से सेकाई करना पड़ता है, तब उसका लैक्टिक अम्ल पिघलता है, ठीक ना, या विघटन होता है। तो इसीलिए अचानक से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मांसपेशी में क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल, अब बहुत ज़्यादा उससे दर्द महसूस होता है। अब देखिए, इसमें लिखा ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तब तो सिंपल बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा अगर इस तरह से करेंगे कि अचानक से कोई काम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। एक बार मजाक मजाक में एगो पतला सा लड़का हमारे गांव में है, उन नालायक कह दिया कि हमको कि बहुत मोटे हो गए हैं, हमको देखो कितना पतले हैं। तो हम कहने लगा, पतला मोटा से क्या फर्क पड़ता है, हिम्मत होना चाहिए। और वो कह दिया कि अच्छा इतना हिम्मत तो चलिए पुशअप लगाया जाए। तो हम कहे चलो ठीक है। अब शर्त के चक्कर में हमको नहीं पता चला कि करें कि ना करें, करना भाई, अब शर्त सुन के कहाँ रुकने वाले, हम कहें चलो 30 गो 10 गो 20 गो 30 गो 40 तक जाते जाते हालत खराब हुआ, ठीक ना। उसका भी पूरा खराब हो गया, भले पतला था, हमारा तो भाई खराब हो ही गया था। लेकिन ये है कि 40 पुशअप तो मान लीजिए वहाँ तो शर्त बराबर हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, 4-5 दिन तक ये हाथ है ना इस तरह से उठने में बहुत दिक्कत हो रहा था, हथवा नहीं उठ रहा था, यहाँ तक कि कपड़ा निकालने में भी ना इतना दर्द हो, क्योंकि सभी मांसपेशियों में क्या भर गया था,
लैक्टिक अम्ल। क्यों? क्योंकि जब हम 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो सपाट मारे तो इतना सपाट मारने के बाद हुआ का कि हमारी मांसपेशियों की जो ऊर्जा थी, यानी जो कोशिका ऊर्जा बनाई थी हाथ की, वो सारी ऊर्जा खत्म हो गई। लेकिन लगातार सपाट मार रहे थे, उसमें ऊर्जा और खत्म हो रही थी और लैक्टिक यानी ऑक्सीजन का अभाव हो रहा था, कमी हो रहा था और हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो गया। तो हमको लगा खाली हमरे हुआ है, बाद में पता चला वो भी नमक पानी से शिकायत कर रहा है। तो हम कहे बस भगवान से यही मनाना है कि दर्द बराबर मिले। अब आगे देखिए, यहाँ पे है जंतुओं में श्वसन के अंग। अब कौन सा जंतु यानी कौन सा जो जीव है वो किस तरह से श्वसन का कार्य करता है उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जो श्वास नली या ट्रैकिया, हम लोग नाक से यानी जो सांस का पहला जो रास्ता है नाक में आता है, नासा यानी नासा छिद्र, नासा कपाट, ग्रसनी, इस तरह से। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो डायरेक्ट अपने सांस नली से सांस लेते हैं। हम लोगों में भी कभी दिक्कत होता है कि मान लीजिए मुंह का कोई ऑपरेशन या कुछ ऐसा चल रहा है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग के सांस नली में पाइप डाल के इसे निकाल दिया था कि हम लोग यहाँ से सांस लेते हैं डायरेक्ट, नाक का इस्तेमाल खत्म हो गया होता है, ठीक ना। तो उसी तरह से कुछ जीव ऐसे हैं जो डायरेक्ट उनमें नेचुरली बनावट है कि वो नाक से सांस नहीं लेते हैं, डायरेक्ट अपने श्वास नली या ट्रैकिया से सांस लेते हैं, जैसे रीडा और तेलचट्टा। अब इस तेलचट्टा को देखिए, ये जहाँ जहाँ इसके अंदर ये होल दिखाई दे रहा है ना, इसके शरीर में ये छेद बना हुआ है और ये डायरेक्ट जब चाहे सांस इसी से ले सकता है, इसको नाक से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इसका कॉकरोच का सर काट के अलग कर देंगे तब वो ये मरता नहीं है। अभी नहीं कि इसके पास जादू है, इसलिए कि वो सांस नाक से ले ही नहीं रहा था, वो तो सांस लेता अपने शरीर के बाकी छिद्रों से यानी छेदों से, ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया से सांस लेता है और इसमें कई ठो होता है। तो मूड़ी काटने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसका मुंडी मान लीजिए काट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये कॉकरोच जो है वो 1 हफ्ता तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। तो मरता क्यों है जब सांस ले ही रहा है? तो भैया ससवा लेने के लिए छेद बना हुआ, अब थोड़ा नहीं है कि यहीं रह खाना चालू कर देगा। मुंडी काट दी है तो खाने के लिए उसको खाने के लिए मुंह चाहिए, खा पाता नहीं, बिना आँख का बिना मुंह का घूमता रहता है। भूख लगता है और लगते लगते एक समय आता ऐसा आता कि 1 हफ्ता में ये मर जाता है। तो यानी कॉकरोच का अगर आप सिर काट देंगे तब वो कॉकरोच जिंदा रहेगा। नालायक, वो काट के एक्सपेरिमेंट मत करना, बड़ी मार मारेंगे। किसी भी जीव का जीव जो जान है जान होता है। अब पता चला हम बता दिए काट के, नालायक घर पे एक्सपेरिमेंट करें सब। अभी देखिए, तो कॉकरोच अपने ट्रैकिया से देखिए O2 ले सकता है डायरेक्ट, और यहाँ पे CO2 यहाँ से देखिए हाई, अगर कह सकते हैं देखिए हाई O2 लेने वाला है तो इधर बना रहता है CO2 छोड़ने वाला, तो CO2 लिया CO2 दिया, इस तरह से हो जाता है। तो ट्रैकिया से सांस लेने वाला तो कहेंगे कॉकरोच। अब देखिए गिल्स यानी गिल्स या गलफड़ से सांस लेने वाली जो है मछली है। देखिए मछली क्या करती है, ये मछली का गलफड़ है, तो मछली अपने गिल्स का इस्तेमाल करती है सांस लेने में। एगो इस बगल है, एगो उस साइड है, 2 ठो गिल्स पाया जाता है मछली के अंदर, तो ये सांस लेने में अपना इस्तेमाल करती है। एक बार हम बच्चों से पूछे थे, ये बताइए कि जब मछली सांस लेना होता है तो क्या पानी से ऊपर आती है, मुंह खोल के सांस लेती है फिर पानी में जाती है? तो बच्चे कहें यस सर। कैसे डायरेक्ट अंदर थोड़ा सांस मिलता है, सांस तो ऊपर है। तब हम उसको बच्चों को बताएं कि देखे बाबू, मछली जब ऊपर आके सांस लेती है तो सांस नहीं लेती, बस वो खेलने कूदने मजाक करने के लिए आती है। उसका जो सांस लेने का क्रिया है वो पानी में ही हो जाता है। पानी में वो पानी पीती रहती है और इतना छोटा पेट में पानी नहीं जाता है, बल्कि वह उसका सांस लेने का तरीका है। क्योंकि मछली क्या करती है, पानी में है H2O यानी हाइड्रोजन, और O का मतलब ऑक्सीजन, और बाहर क्या है O2, यानी हमारे पर्यावरण में O2 है और मछली के अंदर यानी जल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का केवल 1 मॉलिक्यूल है। तो जल में 1 मॉलिक्यूल, बाहर 2 मॉलिक्यूल। इसीलिए अगर हम लोग का मुंडी पानी में डुबा दिया जाए तो हम लोग एक पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास फेफड़ा है, उस फेफड़ा को O2 चाहिए। और मछली को अगर पूंछ पकड़ के बाहर टांग देंगे तो ई मर जाती है, क्योंकि इसको O2 नहीं चाहिए, इसके पास गिल्स है, इसको चाहिए O, सिंगल O। इसीलिए मछली जल की रानी है और के पानी में रहने दो, हम लोग निकाल के भूज के खा जाते हैं, ये गलत बात है, ठीक ना, यह बहुत गलत बात है बाबू। अब इसमें देखिए, अब क्या है कि मछली भी जिंदा रहती है ऑक्सीजन पर, लेकिन ये जल में ही अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेती है, ठीक। एक आध गो मछलियाँ कुल थेथर होती हैं सब, जैसे वो होती है मछली हम लोग के यहाँ गिरई, गिरई वो मछली होती है, वो क्या करती है, जब
ठंडी वाला शीत वाला दिन आता है बरसात टाइप में, तो पानी से निकल के घास में सड़क पर तक आ जाती है। अब बहुत देर, आधा 1 घंटा 2 घंटा रहती है और जिंदा रहती है। कई बार तो हम बाइक चलाते हुए जाते हैं तो ब्रेक मार के रोकते हैं, हम देखते हैं बताइए हाईवे पर आ गई है, तो उसको पकड़ के यानी मतलब मेन रोड के बीच में आ जाती है, तो उसका पूंछ पकड़ के उठा के फिर पानी में फेंकते हैं, तो जाके डब से गिरती है। तो वो मछली में थोड़ा बनावट बढ़िया मजबूती है उसमें, वो पानी के अंदर भी जिंदा रहती है और बाहर भी जिंदा रहने का क्षमता है। एक आध गोती सब सफ़ेद सफ़ेद और सिल्वर कलर वाली, वो सब उठा दीजिए, पहुँच ना 5 मिनट के अंदर मर के खत्म हो जाती है सब। अब देखिए अगला है केचुआ। केचुआ अपने त्वचा से सांस लेता है, यानी स्किन से सांस लेता है। यानी कॉकरोच अपने सांस नली से सांस ले रहा था, मछली अपने गलफड़ यानी गिल्स से सांस ले रही थी, लेकिन जो त्वचा से सांस लेने वाला जीव है इसका नाम है, एक एग्जाम्पल है केचुआ। केचुआ क्या करता है, अपने त्वचा से ही ऑक्सीजन ले भी लेता है और त्वचा से ही ऑक्सीजन यानी CO2 निकाल भी देता है। तो केचुआ क्या है, केचुआ त्वचा से सांस लेने वाला जीव है। और केचुआ किसानों का मित्र है, सबसे अच्छा मित्र क्या है, केचुआ किसानों का। लेकिन हम किसानी के चक्कर में इतना हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं कि अब यूरिया और जितना भी खराब जो केमिकल वाले खाद खाद हैं उस सब का प्रयोग करके और इन लोगों को मार दे रहे हैं। यूरिया जैसे इसके शरीर पर पड़ता है, इसका शरीर पानी छोड़ के ख़त्म हो जाता है, यानी मर जाता है। तो केचुआ यानी हम अपने ही मित्र को मार दे रहे हैं, जो कि हम लोग के खेत में क्या करता है कि पूरा मिट्टी को उर्वरक बना देता है, यानी पूरा मिट्टी में बेचारा चलता जाएगा, अपना घर बनाता जाएगा और पूरा मिट्टी खेत का ये चाल देता है। तो जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। आज जबकि हम लोग जो खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया हो गया, डाई हो गया, ये कितनों खाद का इस्तेमाल करें, वो केमिकल जो खेत के पौधों में जा रहा है वही केमिकल हमारे मुंह के अंदर यानी पेट में आ रहा है भोजन के रूप में, जो कि नुकसानदायक है। हम लोग को ही तो है कि जहाँ 2 बोरा गेहूँ धान मिलना चाहिए तहाँ 4 बोरा मिल गया, लेकिन केमिकल भी तो मिल गया। इसीलिए कोशिश करें कि अपने खेतों में जो गोबर है या भैंस का, गाय का, ये सब डालने का प्रयास करें। और जो होता है ना सरसों का खरी वगैरह हो गया, इस तरह का, और जो राख होता है, राख का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि यूरिया वगैरह से बचिए, ठीक ना। अब देखिए अगला है फेफड़ा। फेफड़ा पाया जाता है जिन जीवों में, जैसे मान लीजिए मनुष्य, मनुष्य में फेफड़ा पाया जाता है। मनुष्य सांस लेता है फेफड़े से, यानी फेफड़े से सांस को खींच सकता है और फेफड़े द्वारा ही सांस को बाहर निकलता है, ठीक ना। तो फेफड़ा किसके दम पर काम करता है, डायफ्राम। डायफ्राम ऊपर हुआ सांस छूट गया, डायफ्राम नीचे हो गया सांस भर गया फेफड़ा में। तो फेफड़ा से सांस लेने वाला जीव कह सकते हैं कि बाकी धरती पर अधिकतर जीव कौन है, फेफड़ा से सांस लेने वाले। अब आगे लिखा है इसमें कि मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। अब सुनिए, दोनों से नहीं बल्कि तीनों से लेता है। मेढक जब छोटा रहता है इस तरह से मछली जैसा रहता है। मेढक का जो बचपन का अवस्था है उसको हम कहते हैं टेडपोल। जब मेढक छोटा है तो अपने गलफड़ यानी गिल्स से सांस लेता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर फेफड़े का विकास होना चालू हो जाता है। जो गिल्स है वो हट जाता है और बन जाता है फेफड़ा। इसलिए वो जब बड़ा हो जाता है जवानी के समय में तो फेफड़ा से सांस लेता है। लेकिन अगर वो ज़मीन के अंदर चला गया तो अपने त्वचा से, स्किन से सांस लेता है। अब बात समझिएगा, एगो मेढक होते हैं सब बरसात में दिखाई देते हैं, पियर का मेघा, उसको क्या कहते हैं, बरसाती मेढा, टर टर बोलते हैं सब बरसात के समय में। आखिर वो मेढक कहाँ है, बाकी दिनों में नहीं दिखाई देते हैं, कहाँ चले जाते हैं, फिर कहाँ से आते हैं। तो पानी के सतह के साथ ही जब पानी सूखना चालू होता है तो ये जो पीला वाला सब मेघा है सब, ये पानी के सतह के साथ ही ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं और उसमें अपने स्किन से सांस लेते रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि मेढक तीनों कलाकार है, तीनों मामले में। जब बच्चा है टेडपोल अवस्था में तो गलफड़ से सांस लेगा, गिल्स से। जब जवानी यानी बढ़न होगा तो त्वचा से भी सांस ले सकता है और अपने फेफड़ा से भी सांस ले सकता है। लेकिन ये है कि जब छोटा रहता है तो सेम मछली जैसा दिखता है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम स्कूल से आ रहे थे और देखें बहुत ज़्यादा मछली सब इधर उधर घूम रही, सब छोटा थे, तो हम क्या किए, बस्ता उस्ता सब निकाल के बैग रख के अब भिड़ गए मछली को पकड़ने में। और सब मछली कम से कम 1-2 किलो पकड़ के लेके आए घर पे और तो मम्मी को दिखाएं तो मम्मी कह रही है नला है कि मेघा है, यानी मेंढक है, मछली नहीं है। हम कहे मेंढक है, इसका पैरवा कहाँ गया, तो कह रही पैरवा बढ़न होगा तब ना आगा, अभी बच्चा है। यानी हम मेढक मछली के चक्कर में मेढक पकड़ के घर लेके आ गए थे। ये तो कहिए कि कम से कम मम्मी में बुद्धि था कि पहचान गई, नहीं तो नौकी जो जितना हीरोइन सब आ रही हैं अब इस समय, वो सब तो लाओ लाओ मेढक है ना, पता नहीं चलेगा मेढक की मछली बना देंगे सब भूज भाज के, ठीक ना। तो ये टेड मेढक जब छोटा होता है किस अवस्था में, टेडपोल,
टेडपोल अवस्था में होता क्या है, वो सांस लेता है गिल्स से यानी गलफड़ से। चलिए अब इसके बाद जो परिवहन तंत्र है या संवहन तंत्र है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।